नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है और कैसे हैं। तो आप सभी के डिमांड पे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का क्लास, संपूर्ण क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। यदि आप सिर्फ इतना क्लास कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये सबका सब जो प्रश्न रहेगा रेलवे मैथ्स के ये बुक जो एमडी क्लास के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, इससे होगा। काफी बेहतरीन बुक है, बहुत ही बारीकी से प्रश्न दिया गया है। लेकिन हम सॉल्यूशन के बारे में नहीं कहेंगे कि आप इसके सॉल्यूशन से चलिए। यदि आप बुक के सॉल्यूशन से चलेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सबसे पीछे जाएंगे। तो कोई भी बुक हो उसके सॉल्यूशन पे पूर्णतः विश्वास आपको नहीं रखना है, वह सिर्फ और सिर्फ हिंट्स के लिए दिया जाता है। आपको अदरवाइज कुछ विशेष समझ में नहीं आएगा। अगर आप उसके भरोसे पढ़ाई कर रहे हैं, बुक के सॉल्यूशन के बजाय भरोसे, तो आप समझिए कि आप सबसे पीछे जा रहे हैं। आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ये बुक के सॉल्यूशन से 100 गुना ज्यादा फास्ट रहेगा। और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगा, आपको मैं थ्योरी बताऊंगा। और ये थ्योरी में कौन कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन कौन सा ट्रिक लगेगा, उसके बाद हम प्रश्न को कितने सेकंड में उड़ा सकते हैं, ये सब कुछ बताएंगे बारीकी से। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इतना लाजवाब क्लास होगा ना, जो कि आप कहेंगे कि सर आज के बाद से हम मैथ का क्लास कहीं भी नहीं करेंगे आपके सिवा। इतना बेहतरीन क्लास मैं आपको दूंगा। और आपको कुछ याद भी नहीं करना है, आपको ऐसा टेक्निक दूंगा ना कि ऑटोमेटिक सब कंसेप्ट और थ्योरी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये जो दिया गया हाइट एंड डिस्टेंस, ये बुक में चैप्टर नंबर 21 में दिया गया है। इसमें कुछ खास बात नहीं पढ़ना होता है, आपको जानना पड़ेगा कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। दो फिगर के माध्यम से आप इसको जान सकते हैं। पहला फिगर ये रहा आपके सामने, जहां पे देखिएगा यह एक क्षैतिज स्तर है, यानी कि इसको आप समतल भी बोल सकते हैं, इसको धरती भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक लड़की खड़ा है जो एक वस्तु यानी कि पतंग को देख रही है। तो इसके आंख से और इस वस्तु के बीच में, इसके आंख से ये क्षैतिज स्तर, ठीक ना, इसके आंख से ये क्षैतिज स्तर और ये वस्तु के बीच में जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। इस कोण को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, जब हम किसी मकान पे, किसी टावर पे चढ़ जाते हैं और ऊपर से जब हम किसी नीचे वाली वस्तु को देखते हैं, तो यहां जो इसके सामने के क्षैतिज रेखा खींचा जाता है और इसके बीच में जो कोण बनता है, इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, ये देखिए ये कौन सा त्रिभुज है? तो आप कहें कि सर ये त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज है। हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन किया जाता है, और यह भी एक त्रिकोणमिति का ही पार्ट है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन किया जाएगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे जो बनता है वो 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे पता ना कितना डिग्री का कोण बनेगा। जितना कोण यहाँ पर बनेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बना, तो इसको उन्नयन कोण बोलेंगे। तो इसके सामने इसके तिरछा, आप सभी को पता है कि ये एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो ये जो कोण होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। यहाँ पे x तो यहाँ भी x बनेगा। मतलब कहने का जितना अवनमन कोण बनेगा उतना ही उन्नयन कोण बनता है। ऑलवेज इस बात को याद रखेगा, अवनमन कोण इक्वल टू उन्नयन कोण, बस यही कंसेप्ट है। और उसके बाद कुछ डाटा आपको डायरेक्ट याद रखना है। याद कैसे करना है सब कुछ आपको हम बताएंगे। उसके बाद प्रश्न तो हलवा हो जाएगा, पढ़ेंगे और आंसर टिक करेंगे, ठीक ना। आपको लगेगा कि ये तो सर हिंदी से भी ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। अब आपको पता चल गया कि अवनमन कोण क्या होगा? उन्नयन। उन्नयन बोलेगा तो नीचा, अवनमन बोलेगा तो ऊपर, और कुछ ही बोलेगा तो सबको उन्नयन कोण मान के चलिए। काहे कि सिंपल सा बात है, अवनमन जो उन्नयन के बराबर ही होता है। सब कुछ प्रश्न के माध्यम से आप सीखेंगे। उससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि इसमें जितना भी अध्ययन किया जाता है वो सब त्रिकोणमिति के आधार पे ही किया जाता है। और त्रिकोणमिति का मतलब समकोण त्रिभुज के आधार पे। तो समकोण त्रिभुज पहले हम बनाते हैं, ठीक है। ये बनाए समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या कंडीशन रहेगा, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
ये सब कुछ आपको हम बारीकी से बताएंगे। आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से रहिए, सब कुछ याद भी करवा देंगे आपको, अभी का अभी क्लास में ही याद करवा देंगे। क्या क्या कंडीशन आपके प्रश्न में बन सकता है वो सारा चीज़ आपको हम सिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी को एक चीज़ पता है, क्या पता है कि यहाँ पे ऑलवेज 90 डिग्री होता है, यहाँ पर ऑलवेज 90 डिग्री होता है, यहाँ पर ऑलवेज 90 डिग्री होता है, यहाँ पर ऑलवेज 90 डिग्री होता है। अब ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। बोलिए कि ये सर 180 डिग्री होगा। 90 अकेला अगर ये बन गया तो आप इसको कितना मान रहे हैं और इसको कितना मान रहे हैं। आप कहेंगे कि सर ऐसा कीजिए, अगर हम इसको 45 डिग्री मान ले तो सर ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब अब 45-45 का जब केस होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो 45-45 का जब केस होता है तो आपको याद नहीं करना है कि सिचुएशन में क्या होगा। हम आपसे अगर पूछे छोटा सा बात, एक आपसे हम छोटा सा बात पूछे कि बताइए बाबू कि tan 45 डिग्री का मान कितना होगा, tan 45 डिग्री का मान, तो आप कहेंगे कि सर 1, और कोई बोलेगा 1/1, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। तो tan 45 का मान 1/1, और ये होता है लंब और ये होता है आधार। ऑलवेज आपको tan ही मान के चलना है, या tan के उल्टा cot भी मान सकते हैं, लेकिन tan मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, cot में भी कोई दिक्कत ना होगा। तो ये tan 45, यहाँ पे 45 रहेगा तो आप 45 मान लीजिए। तो tan 45 इक्वल टू 1 होता है, 1/1 लिख सकते हैं, लंब बटा आधार। तो आप कहेंगे कि सर लंब भी 1 हो जाएगा, सर आधार भी 1 हो जाएगा। और इसी बात पे यदि आपसे हम पूछे कि लंब 1 आधार 1 तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर कर्ण √1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 बराबर √2, यानी कि ये 2। तो आप समझ गए कि नहीं समझ गए कि जब दोनों 45 डिग्री रहेगा तो इसका जो रेशियो रहेगा यह 1 यह भी 1, तो ये √2 रहेगा। प्रश्न के माध्यम से सब क्लियर होगा कि इसका यूज कहां पर होगा। अब आप कहेंगे कि सर 45 ये 45 है, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 30 डिग्री हो जाए, ये भी तो हो सकता है, और ये 60 डिग्री हो जाए। हम बोलेंगे कि यस बिल्कुल हो सकता है, काहे नहीं होगा भाई, काहे कि दोनों मिलाकर के 90 बनाना है। बात को समझिएगा, रटाना रहेगा ना और लिखना रहेगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, फिर आपको याद हो या ना हो इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन जितना प्यार से बताएंगे उतना ज्यादा आपको बेहतरीन तरीका से याद रहेगा। तो हर बढ़ाइए बिल्कुल नहीं, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री भी मान सकते हैं। अब आप कहिए कि सर यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, सब पता चलेगा। हम आपको क्या बोले कि ये 45 डिग्री मान लिए, यहाँ पर 30 है ना, तो आप tan 30 निकालिए। यहाँ पर आप सोचिए कि tan 30 कितना होता है, याद है किसी को tan 30? आप कहेंगे कि सर tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है tan 30 का मान। अब tan हर जगह लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता है, हर जगह लंब बटे आधार होता है। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब कि लंब यहाँ पर 1 हो गया सर, और आधार हो गया √3। अब यहां से आप कर्ण भी निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कि सर कर्ण बराबर तो √, लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, यानी कि ये 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60 रहेगा तो ये √3 और ये 1 होता है। याद करवाएंगे, डोंट वरी, चिंता मत कीजिएगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर यहाँ पर 30 ना रह के यहाँ पर 60 हो जाए और यहाँ पर 30 हो जाए, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। हम आपको याद ही करवा देते हैं। अगर हम आपसे एक चीज पूछें, अगर हम आपसे पूछे कि 1 बड़ा या √3 बड़ा, आप कहेंगे कि सर ये √3 ही बड़ा होगा ना होगा। अगर हम ये √1 लिख दे तो इस सिचुएशन में दोनों रूट में रहेगा, तो जिसके रूट में ज्यादा वो ज्यादा, तो √3 बड़ा √1 छोटा, 1 को तो फिर बाहर निकालेंगे, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमको एक बात बताइए, ये डिग्री के वैल्यू में 60 बड़ा कि 30 बड़ा? आप कहेंगे कि सर 60 बड़ा होता है 30 छोटा होता है। यानी आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है कि जहां पे 60 डिग्री रहेगा उसके सामने √3 होना चाहिए। तो ये 60 डिग्री है तो इसके सामने √3 होना चाहिए।
और ये 30 डिग्री के सामने रूट अंडर 1 का मतलब 1 होना चाहिए। अब यही चीज यहाँ पे भी फॉलो करवा सकते हैं कि 30 के सामने रूट अंडर 1 यानी कि 1, 60 के सामने रूट अंडर 3, और ये दोनों मिलाकर के बनाता है 2 कर्ण। तो यहां भी दोनों मिलाकर के कर्ण क्या बनाएगा, 2 बनाएगा। आपको ये भी याद हो गया। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ये 15 डिग्री हो, ये 75 डिग्री हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये केस बहुत ही कम प्रश्न में देखने को मिलता है। फिर भी आप याद कर लीजिए, ठीक ना। फिर भी आप याद कर लीजिए कि अगर सर ये 15 डिग्री हो और सर ये 75 डिग्री हो, तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे सर, काहे कि दोनों मिला के यहां भी 90 हो रहा है। तो आपको हम यहां भी एक ट्रिक बता देते हैं जिसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको करना क्या होता है, याद रखना पड़ता है यहाँ पे रूट अंडर 3 माइनस 1, और एक याद रखना होता है रूट अंडर 3 प्लस 1। अब आपसे यदि हम पूछेंगे कि ये दोनों में कौन बड़ा, आप कहिए कि सर रूट अंडर 3 में से यहाँ एक घट रहा है, यहाँ रूट अंडर 3 में से एक जुट रहा है, तो ऑलवेज सर यही बड़ा होगा। और ये दोनों में आपस में ये बड़ा और ये छोटा हुआ, तो कोण में कौन बड़ा, 75 डिग्री। तो इसके सामने 75 डिग्री और इसके सामने रखिए 15 डिग्री। यानी आप कह सकते हैं कि सर 75 डिग्री के सामने हम रखेंगे रूट अंडर 3 प्लस 1, और 15 डिग्री के सामने हम रखेंगे रूट अंडर 3 माइनस 1। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। और ये दोनों के संयोग से, ये दोनों के संयोग से, ये लंब और आधार के संयोग से बनता है कर्ण। तो यहाँ पे आप बजाबते कर्ण निकाल लीजिएगा, और कर्ण निकालिएगा तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3, आप प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये हो गया। यानी कि ये हो जाएगा 8, यानी कि ये हो जाएगा 2 रूट 2। तो आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये 2 रूट 2 हो गया। तो ये सब आपको रेशियो याद करना है। किस प्रकार से, सबका सब आपको हम कंसेप्ट बता दिए कि ये आता कहां से है, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसको हम उलट सकते हैं, यहाँ पे 75 यहाँ पे 15 रख, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 75 रख देंगे तो 75 के सामने बड़ा रूट अंडर 3 प्लस 1, 15 के सामने छोटा रूट अंडर 3 माइनस 1, और ये ऑलवेज समान ही रहता है। ये चीज आप याद कर लिए। ये था केस नंबर 1। यदि आपको ये चीज याद हो गया तो समझिए कि आप आधा से ज्यादा जंग जीत लिए। ये था केस नंबर 1, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। हर हाल में इतना बढ़िया कंसेप्ट बता दिए, पूरे यूट्यूब पे खंगाल लीजिएगा, पूरे एप्लीकेशन पे आप खंगाल लीजिएगा। इतना कंसेप्ट देकर के आपको कोई नहीं समझाएगा, आपको सीधे याद करवा देगा कि देखो बेटा ये 45 तो ये भी 45, तब एक एक रूट अंडर 2 होता है। याद रखना जब यहाँ 30 यहाँ 60 तो यहाँ 1 यहाँ रूट अंडर 3 और यहाँ पे 2 होता है। इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा, उसके बाद ये। बस आपको 1 मिनट के अंदर ये याद करने के लिए बोल देगा, मास्टर आगे बढ़ जाएगा। आपको याद हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1 मिनट के बजाय यदि आप हमको 2 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा देंगे, 1 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा देंगे, तो आपको हम बेहतरीन तरीका से समझा करके आपको याद करवा दिए। एक बार आप कॉपी पर लिखिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा प्रश्न से पहले एक और कॉन्सेप्ट केस नंबर 2 समझ लेते हैं। प्रश्न से पहले केस नंबर 2 भी समझ लेते हैं, उसके बाद समझिए कि आप गर्दा गर्दा उड़ाने वाले हैं A to Z में, ठीक है। केस नंबर 2 क्या होता है, यह भी समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे अलग से अध्ययन किया जाएगा, इसमें भी यही अध्ययन किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बात बदल जाता है, ठीक ना। घबराइए नहीं, सब बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे बात बदल जाता है। केस नंबर ये हुआ 2, ठीक है। और इसमें याद करना है, आपको हम सब तरीका बताएंगे कि याद किस प्रकार से करेंगे। ऐसा ना कि हम बोलें कि आप रट लीजिए, फिर रटने में आपको पचेगा नहीं ना बात। आप कहें कि सर हमको नहीं पच रहा है, हमको बेहतरीन से समझा करके बताइए, तो हम क्या करेंगे, समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे। समय लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। एक ही बार ना सीखने आए, ऐसा तो ना कि प्रत्येक एग्जाम के लिए हमको अलग अलग कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, नहीं, कंसेप्ट यही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे ऑलवेज 90 डिग्री होता है, यहाँ पर ऑलवेज 90 डिग्री होता है, यहाँ पर ऑलवेज 90 डिग्री होता है। केस क्या बनता है,
याद रखिएगा ये 30 डिग्री होगा तो ये आगे बढ़ के 60 डिग्री हो जाएगा, यही केस बनता है। एक केस ये बनता है, याद रखिएगा। इधर से कोण इधर की ओर आएगा तो बढ़ते चला जाएगा, तब नहीं ये फिर 90 डिग्री होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये 60 तो फिर ये 30 तो ये 90, नहीं, इधर से कोण बढ़ते हुए चला जाता है। फिर आप कहेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर 30 से ये 60 हुआ, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि 30 से 60 ना होकर कि ये 45 ही हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और किसी के मन में ये भी विचार आ सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 45 हो और सर ये 60 डिग्री का हो, ये भी हो सकता है। ये 3 केस आपको याद रखना है, ठीक है, ये 3 केस मात्र आपको याद रखना है। और इस तीनों केस में हम किस प्रकार से लिखेंगे एकदम बेहतरीन तरीका से आपको हम समझा रहे हैं। आप घबराइएगा नहीं तो आप समझ जाइएगा, घबराइएगा तो आप नहीं समझिएगा। आप अगर सोचिएगा कि सर 1 के मिनट के अंदर हमको महान बना दीजिए, अब बाकी टाइम हम रील्स देख करके बर्बाद करें, तो वैसा काम हम नहीं करते हैं। हम कहिएगा तो हम डायरेक्ट भी लिख देंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं लूंगा कि आपको समझ में बात आ जाए, आपको रटना पड़ेगा। हम रटने वाला झंझट ही हटा देते हैं। अब देखिए, अभी हम थोड़ा देर पहले आपको क्या समझाए थे, कंसेप्ट समझिएगा। आपको हम थोड़ा देर पहले अभी क्या समझाएं, तो आप कहिएगा कि सर आप हमको थोड़ा देर पहले यही समझाए थे कि ये अगर 60 रहेगा तो ये ऑटोमेटिक 30 होगा, और 60 के सामने √3, 30 के सामने 1। तो यानी हम कह सकते हैं इस त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप गौर कीजिएगा, घबराइए बिल्कुल नहीं, यहां पे गौर कीजिएगा। यहां पे अगर हम नाम रखे ए बी सी और डी, नाम रख दिए, तो हम आपको बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में आप देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ये 60 है तो ये 30 होगा, तो 60 के सामने ये √3 आना चाहिए। बोलिए कि यस सर। और यहां पर कितना आना चाहिए, तो आप बोलिए कि सर यहां तो 1 आना चाहिए, 100% सर। लेकिन हम बोलेंगे कि अच्छा बाबू, त्रिभुज ए बी डी में देखिए तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री है तो इसके सामने तो फिर 1 होना चाहिए। यहाँ पे 30 डिग्री तो यहाँ 60 डिग्री, तो इसके अंदर इसके सामने 3 होना चाहिए, √3। यहाँ से लेकर के यहाँ तक √3 होगा कि नहीं होगा, काहे होगा भाई साहब। अगर हम ए बी डी में देखेंगे तो ये 30 डिग्री तो ये 60, 60 के सामने √3 होना चाहिए और 30 के सामने 1 होना चाहिए, लेकिन ये तो √3 है। ये √3 ऑलवेज फिक्स रहेगा, ये √3 ऑलवेज फिक्स रहेगा। तो आप सोचिए कि हम यहाँ पर करें तो क्या करें। आप सोचिएगा कि √3 तो यहाँ पर फिक्स है, हम इसको नहीं बदल सकते हैं, ये फिक्स ही करना है हमको। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, आप ये सोचिएगा। तो आप कहिए कि सर ऐसा कीजिए ना, जब त्रिभुज ए बी डी को आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप त्रिभुज ए बी डी को देख रहे हैं, गौर कीजिएगा, त्रिभुज ए बी और डी को जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये 30 डिग्री आपको दिख रहा है, या आपको दिख रहा है 60 डिग्री, तो 60 के सामने तो √3 होना चाहिए, 30 के सामने 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 30 के सामने √3 आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, तो अब हम बराबर करेंगे। ये 30 के सामने 1 है, 1 को यदि हम √3 बनाने का कोशिश करें तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी करना पड़ेगा √3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बन जाएगा 3, और ये क्या बन जाएगा √3। √3 तो ये ऑलवेज है, इसका यह मतलब हुआ कि ये √3 अगर रहेगा, अगर ये 30 वाला केस में ये √3 रहेगा तो ये कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्या ये बात को आप समझे कि नहीं समझे। अब आप कहेंगे कि सर बी से लेकर सी तक 1 है और बी से लेकर डी तक 3 है, इसका मतलब सी से लेकर डी तक का वैल्यू 2 होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे, बोलेगा कि ये सर समझ गए। तो ये था इसका कंसेप्ट, यही कंसेप्ट से ये आता है। अगर मैं आपको डायरेक्ट डरवा दूं ना कि ये 30 से 60 होगा ना, तो बेटा याद रखना ये √3, ये 1, ये 2 होता है, तुम तो कंफ्यूज कर जाएगा कि सर ये 1 2 क्यों होता है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूंगा ये सबको मिटा दूं क्या, इसको याद करने का जरूरत है क्या, लिखने का जरूरत है क्या, नहीं लिखने का जरूरत है, इसको हम हटा देते हैं। बात आप समझ गए, इसको हम हटा देते हैं, इसको हटाते नहीं, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसको हम कर देते हैं छोटा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया,
बोलिएगा कि ये सर समझ में आ गया। ठीक है, ये इसको हम कर देते छोटा। ये कंसेप्ट हुआ इसका, क्या हुआ इसका, ये कंसेप्ट हुआ। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है, इससे ये आ जाएगा। उसके बाद अब ये मत कहिए कि सर ये दूसरा टीचर तो हमको इतना नहीं बताया था। अरे इतना नहीं बताया तो हम क्या करें, क्या करें हम, हमको तो बताना है। अब आपसे मैं पूछे कि ये रूट अंडर 45 है, तो ये भी 45 होगा। अगर इसका नाम हम ए बी सी और डी रखते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए 45 तो ये 45, तो उस समय तो आप कहेंगे सर यह एक रहेगा, तो सर यह भी एक रहेगा। ये 100% बात होना चाहिए। लेकिन रूट अंडर 30 के केस में, रूट अंडर 30 के केस में ये तो एक हो जाएगा, ये तो एक हो जाएगा। अगर देखिए रूट अंडर 30 के केस में आपको हम क्या बताया कि यहाँ पर जब 30 रहता है, यहाँ पे 60 रहता है, तो यहाँ पर एक, यहाँ पे रूट अंडर 3, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रूट अंडर 3 हो जाएगा। बोलिएगा कि यस सर। तो इसका मतलब हुआ कि बी से लेकर डी तक रूट अंडर 3 है, बी और सी एक है, तो सी और डी कितना हो जाएगा, आप बोलिए कि सर रूट अंडर 3 - 1 हो जाएगा। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे ना। ये एक है तो ये ऑलवेज एक है, एक रहता है तो यहां से लेकर यहां तक रूट अंडर 3 होना चाहिए। ये एक है तो रूट अंडर 3 - 1 हो जाएगा ये। अब इसमें समझिए ये 45 और ये 60 है, तो 60 जब रहता है तो इसके सामने क्या होता है, रूट अंडर 3 होता है। बहुत बढ़िया। और ये 60 है तो ये 30 है, तो इसके सामने होना चाहिए 1। लेकिन केस में क्या कहता है, केस क्या कहता है, अगर हम इसका नाम ए रख दे, इसका नाम बी रख दे, इसका नाम सी रख दे, इसका नाम डी रख दे, तो 45 के सामने जब आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 45 त्रिभुज है, ये 45 है, ये भी 45 है, तो 45 के सामने आप कहें कि सर यह एक होता है, यह एक होता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे तो रूट अंडर 3 है, तो हमको ये कांस्टेंट ही रखना है, कहा कि 60 के सामने ऑलवेज रूट 3 ही रहेगा, तो इसको बदलना ही नहीं है। तो बदलना नहीं रहेगा तो ये रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो यहाँ रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी रूट अंडर 3 से, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रूट अंडर 3। तो आपसे हम पूछेंगे प्यार से कि बी और सी एक हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक रूट अंडर 3 है, तो ये हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे सर रूट अंडर 3 - 1। अब आप गौर से देखिएगा, तो 30 और 45 का, 45 और 60 का नीचे का रेशियो सेम है, एक रूट अंडर 3 - 1, एक रूट अंडर 3 - 1, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 60 के वजह से रूट अंडर 3, 45 के वजह से 1, और बस बदल गया 30 और 60 वाला, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पे रूट अंडर 3। अब ये चीज अगर याद आपको ना भी रहेगा तो आप स्वयं निकाल लीजिएगा कंसेप्ट के माध्यम से। अब ये सबका इस्तेमाल होगा, घबराइएगा नहीं, हम सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ, और आपको हम ये भी बताएंगे कि ये जो प्रश्न है इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार सॉल्यूशन दिया गया है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इसका सॉल्यूशन आप चुटकी में कर सकते हैं। लेकिन कैसे, प्रश्न में बोला है कि भूतल पर स्थित किसी बिंदु Y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण, जैसे ही हमको यहाँ पर दिखाई दिया उन्नयन कोण, हम समझ जाएंगे कि नीचे बन रहा है 45 डिग्री। यदि लैंप पोस्ट से पाद बिंदु से बिंदु Y की दूरी 80 मीटर है तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर हम किस प्रकार से समझेंगे प्रश्न को। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। बोलिए यस सर, निर्माण कर दीजिए। जैसे ही बोला उन्नयन कोण तो हम समझ जाएंगे कि ये 45 डिग्री हो गया। लैंप पोस्ट की ऊंचाई बोला तो लैंप पोस्ट यहां पर क्या हो जाएगा, ऊंचाई का मतलब हमको ए बी का मान पूछा है, यही तो लैंप पोस्ट होगा ना, यही तो होगा लैंप पोस्ट। तो ये सब आपको लिखना नहीं है कि ये लैंप पोस्ट है। ऊंचाई बोलेगा तो आप समझ गए कि ये और ए से बी की दूरी हमसे पूछा है। ये पाद बिंदु का मतलब होता है नीचे का बेस, ये पाद बिंदु हुआ। ठीक है, प्रश्न में बोला है कि पाद बिंदु से बिंदु Y की दूरी 80 मीटर है, तो यहाँ पे Y मानिए नहीं मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर त्रिभुज एबी से मान लिए तो बहुत बेटर है। यहां अगर निकालना है तो 100% यही चीज दिया जाएगा, 100%। कहा है कि पाद बिंदु बोला है तो पाद बिंदु नीचे होता है, तो ये 80 मीटर है, ये 80 मीटर है। आपसे इसका वैल्यू पूछा है। आप सभी को पता है कि ये 45 तो ये भी 45, और 45 के केस में हम क्या बताए हैं, आप सभी को हम 45 के केस से बाबू समझा चुके हैं कि बेटा ये 45 तो ये भी 45,
उस सिचुएशन में यह 1 रहता है, या 1 रहता है, यह रूट अंडर 2 रहता है। ये दोनों सेम होने का मतलब हुआ कि यहाँ 80 मीटर है तो यहाँ भी 80 मीटर होगा। मुजवाने इसका आंसर आप निकाल सकते थे 80 मीटर। 45 बोला, आपको समझ जाना चाहिए कि 45 का मतलब एक रूट अंडर 2 होता है, नीचे 1 तो ऊपर भी 1, मतलब लंब आधार 1 तो लंब भी 1। ये 80 तो ये भी 80, डायरेक्ट मार दिया। कुछ करने का जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन जो कि आप देख सकते हैं बुक के द्वारा। इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। पाद बिंदु का मतलब आपको समझा देते कि यहाँ इसका बेस को कहते हैं पाद बिंदु, ठीक है। ए बी लैंप है, ये पाद बिंदु से दूरी 80 मीटर है, ए बी लैंप है। तो इतना आपको बेहतरीन कोई नहीं बता सकता, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दीवार से सीढ़ी की पाद की बिंदु 4√2 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई, अब देखिए सीढ़ी की लंबाई बोला है तो ये मत कहिएगा कि सर 45 डिग्री है तो 1/√2 हो जाएगा, इसका मतलब सर ये जितना उतना ही आंसर होना चाहिए। नहीं, सीढ़ी इस प्रकार से लगा होता है, ध्यान दीजिएगा। सीढ़ी इसमें किसको बोलते हैं पता है? इसमें सीढ़ी बोला जाता है इसको, ये होता है सीढ़ी, क्या कि सीढ़ी तिरछा ना लगा होता है। ये आपका सीढ़ी है, यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री दिया गया है, और तो ये भी 45 डिग्री होगा। एक तो ये होता है √2, सबको पता है। यहाँ पर बोला गया कि सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 मीटर है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, ठीक है, 4√2 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला दीवार के सीढ़ी के पाद, तो सीढ़ी के पाद का मतलब कि जहां पे ये धरती पर टच करता है ये पाद बिंदु हुआ। दीवार के पाद यहाँ हुआ, इसका जो दूरी दिया गया ये दिया गया है 4√2। ये कितना दिया गया है? तो ये दिया गया है 4√2, ये दिया गया है 4√2, ये 4√2 है। तो आप मुझे बताइए रेशियो के लिए हम यहाँ पे एक लिखते थे, 1 बराबर ये 4√2, तो यहाँ भी 4√2 ही होगा ना। यहाँ पे भी कितना होगा? 4√2 होगा। अब ये अगर 1 का मान 4√2 है, ध्यान दे दीजिएगा, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। 1 बराबर यदि 4√2 दिया गया है, सीढ़ी की लंबाई, ये तिरछा वाला सीढ़ी होता है, यानी हमको √2 का मान चाहिए, तो 4√2 में हम 1 से डिवाइड करेंगे और जो निकालना होता है उससे गुना करते हैं। 4√2 का √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुने डबल√2, एक सिंगल 2 देगा, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तो मुजबानी भी आप कह सकते थे कि 8 इसका सत्य जवाब है। समझे कि नहीं समझे बात? ये सीढ़ी होता है, मैं आपको समझा दिया। सीढ़ी हमेशा तिरछा होता है, तो सीढ़ी जब भी आएगा तो आपको कर्ण निकालना पड़ता है, ठीक है। 45 केस में 1 √2, ये 4√2, ये भी 4√2, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1 का मान 4√2, तो √2 का मान इतना हो जाएगा। डायरेक्ट कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये रहा इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन बुक में, जो आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। सर ये इतना लिखा गया, फिर इतना लिखा गया, फिर इतना, आप इसमें शॉर्ट कर ही नहीं पाएंगे, फिर आप एग्जाम में पीछे हट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, जहां पर लिखा गया 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पास पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है? बस ये बना दिए, ठीक है। ये टावर है ABC, ABC क्या है? टावर है। यहां पर अवनमन कोण बोला 60 डिग्री का, तो अवनमन कोण ऊपर से जाएगा ऐसे 60 डिग्री, ये हुआ अवनमन कोण 60 डिग्री। पता होना चाहिए कि ये जितना होता है उतना ये भी होता है। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये 60, तो इसका मतलब सर ये 30 हो गया। 60 के केस में सर ये 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है ना, और ये 2 होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन हमको बोला क्या है कि 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के, ये 32√3 मीटर क्या है? ऊंचा एक टावर है। तो यहाँ पर ऊंचाई कौन है? लंब को हम ऊंचा बोलते हैं, यही टावर है, और इसका जो लंबाई रियल में दिया गया है ये 32√3 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि √3 जो है
वो किसके बराबर है? 32√3 के बराबर है। 32√3 के बराबर है। और आपसे पूछा है टावर से इमारत कितनी दूरी पर है। यहां पर इमारत होगा और यहां पे टावर होगा, टावर है, ये BC आपको बताना है। तो आप कहेंगे कि सर √3 का मान 32√3 दिया गया है, हमको तो 1 का मान चाहिए। 1 का मान निकालने के लिए हम 32√3 में पहले √3 से डिवाइड करेंगे और जो चाहिए उससे गुणा करेंगे। और ऐसा करेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा? √3 से ये गायब हो गया, तो 32 गुणे के कितना हो जाएगा? ये 32, यानी कि ये जो दूरी होगा ये 32 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बुक का एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो इतना लंबा चौड़ा ये लिख करके देगा। खैर इससे आपको मतलब नहीं है, आपको हम करवा रहे हैं क्लास, तो चिंता नहीं करना है, सब कुछ आपको हम बेहतरीन तरीका से बताएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिएगा कि यस सर समझ गए, कोई दिक्कत ना होने वाला है। नेक्स्ट, और अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अरे सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या करना होता है, जैसी बोला कि इतना से बढ़ के इतना हो गया, तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जो हम केस नंबर 2 आपको समझाए थे वही केस नंबर 2 है। ये कौन है? केस नंबर 2 है। ये केस नंबर 2 क्या कहता है? तो आप कहेंगे कि सर केस नंबर 2 कहता है कि 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो गया, मतलब पहले था 60, अब बदल के हो गया 30। ये 30 से 60 हो गया इधर, या 60 से 30 हो गया। अब ऐसा समझिए कि इधर से इधर आएंगे तो ये कम ये ज्यादा हो जाएगा, तो 60 से बदलकर ये 30 हो गया। ठीक ना, भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई 40√3 मीटर की वृद्धि हो गया। अब मीनार की छाया की लंबाई 40√3 मीटर की वृद्धि हुआ, तो आपको समझना है कि पहले इसका रेशियो क्या होगा। याद है कुछ? बोलिए कि सर याद है हमको। अगर हम इसका नाम ए बी अगर एक मीनार है तो पहले BC छाया था, अब CD छाया हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो CD बढ़ गया। इसका रेशियो याद रहेगा, तुरंत बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये 60 के सामने क्या होता है? √3 होता है। बहुत बढ़िया। तो ये 30 के सामने यहाँ पे कितना होता है? 1 होता है। बहुत बढ़िया। अब ये 30 है तो 30 के सामने 1 होता है, तो √3 बनाएंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होता है? 3 होता है, लेकिन ये हो जाता है 2। अभी हम आपको समझाए थे, बेहतरीन तरीका समझाए थे कि 30 और 60 के केस में ये √3, BC 1, CD हो जाता है 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 3। अभी हम आपको समझाए थे, विश्वास नहीं तो आप देख लीजिए। इसी पे आधारित प्रश्न ही आता है, कंसेप्ट में उस प्रकार से बना करके आपको दिए हैं कि उसी पे आधारित आपसे प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है, देखिए 30 और 60 के केस में √3, ये 1 तो ये 2। भैया कि जी सर जी हमको याद था। ठीक है ना, अब अगर आपको इतना चीज याद है तो प्रश्न में कहाँ कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, आपसे प्रश्न बोला गया है कि 40√3 मीटर की वृद्धि होती है, तो वृद्धि होने वाला पार्ट ये होता है, ये होता है वृद्धि होने वाला पार्ट। ठीक है, पहले ये छाया था BC, अब हो गया छाया BD, तो CD का वृद्धि हो गया। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब हुआ कि 2 का जो वैल्यू दिया गया है वो 40√3 के बराबर दिया गया है ना, लेकिन हमें जो बताना है वो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब √3 का मान बताना है। तो सर √3 बराबर कितना हो जाएगा? तो पहले हम 40√3 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 का वैल्यू आएगा, और √3 से हम गुना कर देंगे तो ये √3 का मान आ जाएगा। बजाबते देखिएगा, ये 2 के पहाड़ा में 20 बार में ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ये 2 के पहाड़ा में 20 बार में कट जाएगा। √3 गुने √3, एक सिंगल 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 गुने 3। 20 गुने 3 का मतलब क्या होता है? बोलिएगा कि सर 60, यानी कि छाया की मीनार की जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा, ज्यादा लफड़ा नहीं लेने का, इसी प्रकार से प्रश्न को बनाते हुए चलेंगे। ठीक है,
अब कहिएगा कि सर हमें इस बुक का एकदम बिल्कुल सॉल्यूशन चाहिए, संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक ना। और ये अगर आपको एनटीपी से पहले खत्म करना है, ग्रुप डी से पहले बुक बनाना है, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए हम पूर्णतः क्लास यूट्यूब पे नहीं दे सकते हैं, काहे कि भाई इतना मेहनत करने के बाद भी यूट्यूब पे ना फ्री वाले चीज़ का ना बहुत कम इज्जत होता है। और आपको पता है ये जो क्लास हो रहा है ना, इसमें बहुत सारे खर्च लग रहा है, आप आकर के देख लीजिएगा। बिजली, रूम रेंट, रहना, खाना, 2.5 लाख का बोर्ड, 1 लाख का आपके सामने कैमरा, 1 लाख का कंप्यूटर, करोड़ों का आदमी, मास्टर, 2-3 स्टाफ, तो ये सब का मेंटेन ना हो पाता है, तो ये क्लास बंद हो जाता है यूट्यूब पे इसी प्रकार से। तो ये क्लास यूट्यूब पे पूर्णतः नहीं चलेगा, ये सिर्फ डेमो के रूप में चल रहा है। आपको परमानेंट क्लास करना है, A to Z चैप्टर क्लास करना है, बिल्कुल बेहतरीन से करना है, एक एक प्रश्न का करना है। ये बुक आप खरीद लिए हैं तो आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना आप इस क्लास से आप फायदा ले सकते हैं। काहे कि बुक के सॉल्यूशन आपके जीवन में कभी भी सफल नहीं, आपको कभी सफल नहीं बना सकते, ये गारंटी है। काहे कि बुक में सॉल्यूशन यानी हिंट्स दिया जाता है, वो अगर आप पढ़ के जाते एग्जाम में तो आप नहीं कर पाएंगे प्रश्न को जल्दी। आप कहीं ना कहीं कोई टीचर से पढ़ेंगे तभी आप बढ़िया टेक्निक सीख पाएंगे प्रश्न को करने का, खासतौर पे मैथ और रीजनिंग का। तो इसकी क्लास यूट्यूब पे नहीं चलेगी, एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो गया है, लिमिटेड ऑफर है, 399 में भी ये क्लास को कोई नहीं पढ़ा पाएगा। बहुत सारा इसमें प्रश्न दिया गया है, इसका प्राइस 399 नहीं 249 रखा गया है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहिए तो आप इस कूपन कोड का अप्लाई कर सकते हैं, RKP101 का। यहाँ पे आपको मिलेगा RKP ऐप पर थ्योरी भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, ट्रिक भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा। और एक बार यदि आप हमसे पढ़ लेते हैं तो आप सभी टीचर को भूल जाएंगे मैथ के मामले में। बोले कि नहीं सर हम आपसे ही पढ़ेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बेहतरीन लगा होगा, पसंद आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, पिछले प्रश्न का कितना लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दिया गया। ऐसे अगर आप करेंगे बुक से पढ़ के, मैं गारंटी कह सकता हूं कि आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे। फिर आप कहेंगे सर 1 महीना अगर हम फास्ट फूड पे ब्रेक लगा लेते, 10 दिन भी लगा लेते, तो आपके हम कोर्स में एनरोल कर पाते और सर ये प्रश्न हमसे ना छोड़ता। तो कंसेप्ट सीखना है तो खर्च करना पड़ेगा। अब ये मत कहिए कि सर आप तो लूट रहे हैं, ठीक ना। ऐसा अगर कोई बोला तो भाई उसको कान में लगेगा। काहे कान में लगेगा? काहे कि आप आज तक कभी भी पिज्जा वाले, बर्गर वाले, चाउमीन वाले सबसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कितना का है? 40 का है, 60 का है, दे दीजिए, 1 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। जब मास्टर वही कोर्स नहीं सॉरी, जब मास्टर बहुत पढ़ा करके खूब मेहनत करके आपसे 200, 300 और 250 मांगता है ना, आप कहते इतना सर ले रहे हैं, बहुत हो गया। आप जब 10th क्लास से पास के होंगे ना, तो आपके 1 महीने का फिर ट्यूशन का ना 500 से कम नहीं रहा होगा, सिर्फ 1 महीने का फी। और यहाँ पे हम 500 से कम में आपके जीवन की बेहतरीन रिजल्ट को दे रहा हूं, ताकि इसी से पढ़ के आप सफल आगे बनेंगे। तो ठीक है, बात आप समझ रहे हैं, ठीक ना, आप इतना होशियार हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 50√3 मीटर की दूरी पर एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण मापा गया। यदि टावर 54 मीटर ऊंचा था तो प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण क्या था? देखिए बेहतरीन सवाल है, कैसे करिएगा ध्यान दीजिएगा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको करना क्या होता है, आपको करना क्या होता है ना कि पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। पहले हम आपको समझा रहे हैं कि फिगर के माध्यम से आप इसको कैसे समझिएगा। ये मान लेते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यह एक प्लेटफॉर्म है, कहता है 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म से, तो जैसे 4 मीटर ऊंचा बोला तो ये प्लेटफॉर्म को अगर आप ABCD नाम दे दिए तो ये CD की ऊंचाई 4 मीटर है, ये AB ऊंचाई 4 मीटर, ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई हुआ। समझिएगा बात, आगे से इतना नहीं समझाना है। प्लेटफॉर्म बोलेगा तो किस प्रकार का फिगर होना चाहिए, मीनार बोलेगा तो किस प्रकार का फिगर होना चाहिए, 60 डिग्री से कौन 30 डिग्री हो गया तो किस प्रकार का फिगर होना चाहिए, ये सब 1-2 बार आप समझेंगे, उसके बाद आप मुजबानी करना सीखिए, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म हुआ। 4 मीटर ऊंचे लंबे प्लेटफॉर्म, ऊंचे प्लेटफॉर्म के सिर से 50√3 मीटर ऊंचाई मीटर दूरी पर एक टावर है। यानी कहने का मतलब है
कि यहां से लेकर के यहां तक के बीच का दूरी 50√3 मीटर है। और यहां पर एक टावर है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक टावर है। तो यहां अलग से टावर मत बनाइएगा, यहां पर एक टावर इसी के ठीक लाइन में बनाइएगा, ठीक लाइन में आपको बनाना है। बोले कि ये सर समझ गया। तो यहां पे आप एक टावर का निर्माण कीजिएगा। कौन सा? तो फिगर किस प्रकार से बनेगा पता है? फिगर इस प्रकार से बनना चाहिए। फिगर आपको ऐसे बनाना है। ये हो गया सर आपका टावर। सर ये देख रहे हैं, ये आपका टावर हो गया। बोलिए कि ये सर ये टावर गाड़ दिए। यानी कि सर यहां से लेकर के यहां तक का दूरी 50 कितना है? 3 मीटर है। 50√3 मीटर। और आपको बोला गया है यदि टावर 54 मीटर ऊंचा था, टावर 54 मीटर ऊंचा है, यानी अगर हम इसका नाम ई रख दे, तो ई से लेकर के सी तक का जो दूरी होगा, ई से लेकर के सी तक का जो दूरी होगा वो कितना है? 54 मीटर है। तो आप एक बात मुझे बताइए कि यहां से लेकर के यहां तक 54 मीटर है, सी और डी 4 मीटर है, तो ये कितना होगा? आप आंख बंद करके बोलेंगे सर ये तो 50 हो जाएगा। तब बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, ये 50√3 है तो इसके सामने भी 50√3 ही होगा। ये हमेशा बराबर ही होता है। अब आप कहिएगा कि सर अब तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। कैसे क्लियर हो गया? इससे सर हम इसको मिला दिए सर। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? हमसे प्रश्न पूछा है प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के उन्नयन कोण। प्लेटफॉर्म का शीर्ष ये है और ये टावर ये है, इसका उन्नयन कोण हमको ये बताना है, थीटा बराबर वाट। अब कैसे बताइएगा? पहला तरीका तो आप कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से, और दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि थीटा का मान मुझे पता नहीं है तो हम tan थीटा लिखते हैं। काहे tan थीटा लिखेंगे बाबू? काहे कि यहाँ पे आधार भी दिया हुआ और लंब भी पता चल गया है। तो लंब बटे आधार, सबको पता है कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब 50 है और आधार कितना है? 50√3 है। जब इसको आप काटिएगा तो 50 से 50 कट जाएगा, तो यहां से आपको निकल कर क्या आएगा? tan थीटा बराबर 1/√3। अब आप मुझे बताइए कि tan थीटा में कितना का मान 1/√3 होता है? अभी आपने थोड़ा देर पहले देखा है कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। यानी कि कंपेयर करने पर ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर 30 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेटफॉर्म से जो टावर होता है ना, और ये जो दिया जाता है, ये किस प्रकार का फिगर बनता है। क्या आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। देखिए प्रश्न संख्या 6। एक 1.75 मीटर लंबे व्यक्ति की छाया की लंबाई 2 मीटर है। उसी समय पर एक लैंप पोस्ट की छाया की लंबाई 6.4 मीटर है। लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को यदि आप करने के लिए बैठेंगे तो बिना समकोण त्रिभुज की सहायता से आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहां पे व्यक्ति है जो कि व्यक्ति की लंबाई 1.75 मीटर दिया गया है, 1.75 मीटर। और छाया की जो लंबाई दिया गया है वो छाया की लंबाई है 2 मीटर। व्यक्ति 1.75 मीटर का, छाया 2 मीटर का। उसी समय एक लैंप पोस्ट की छाया का लंबाई 6.4 मीटर है। इसका छाया कितना है? 6.4 मीटर। तो इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कि यह x मीटर है। तो आपको पता होना चाहिए। बोलिए कि सर क्या पता होना चाहिए? आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये दोनों के बीच का जो रेशियो होगा ना, ये दोनों के बीच के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि 1.75 में 2 से डिवाइड करेंगे और ये बराबर होगा x बटे 6.4 के बराबर। ठीक ना? जब इसको आप हल कीजिएगा तो बस ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा? आप कहें कि सर ऐसा कीजिए, आप 2 के टेबल में इसको चाहे तो काट सकते हैं। 2 के टेबल में ये 64 का दिया 32 होता है तो ये 3.2 हो जाएगा। यानी x बराबर हो जाएगा 1.75 यानी कि 175 बटे 100 का मल्टीप्लाई 3.2 यानी कि 32/10। ठीक है? और जब इसको आप हल कीजिएगा तो ये कटेगा।
किसके टेबल में कटेगा भाई साहब? ये कटेगा 5, 2 के पहाड़ा में 16, 2 के पहाड़ा में 5, और ये 5 के टेबल में कटेगा 5 तिहाई 15 और 5 25, तो ये 35 गुने 16 डिवाइड 100। अब मत काटिएगा 4 के टेबल में, नीचे 100 रहेगा, डिवाइड करने में ज्यादा आसान रहेगा। 35 गुने 16 कर लीजिए, 16 5 80, हासिल 8, 16 तिहाई 48 और 8 56, और डिवाइड कर देंगे 100 से। 100 से डिवाइड करने के बाद आप ये कह सकते हैं 0 से 0 कटा सर, एक 0 बच गया जो कि दशमलव देगा, और ये 5.6 हो जाएगा। तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी छाया वाला बोले कितना व्यक्ति, इतना मीटर लंबे व्यक्ति का छाया इतना है, तो इस पेड़ की छाया इतना है, तो पेड़ की लंबाई क्या होगा, कुछ भी बोलेगा इस प्रकार के प्रश्न में, ये दोनों रेशियो को आपस में बराबर कर देना, यही इसका आसान सा आंसर है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल किया गया, जो कि कोई जरूरत नहीं है इसका, ठीक है, फिर भी अंतिम में रेशियो पे ही आया, ठीक है। तो ये सब बुक का जो सोल्यूशन होता है वो दिमाग खराब करने के लिए दिया जाता है, सिर्फ हिंट्स के लिए, हिंट्स। अगर पूरे आप इसी पे आश्रित रहेंगे तो फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे, फिर आपका बुक जैसे का तैसे रह जाएगा और आप वहीं का वहीं रह जाएंगे। इसीलिए लाइव क्लास या रिकॉर्डिंग क्लास टीचर के माध्यम से करना जरूरी है। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी इधर है और इंग्लिश इधर है। एक घर की ऊंचाई h मीटर है और 5.2 मीटर लंबी सीढ़ी घर के शीर्ष पर जाने के लिए पर्याप्त है। जब क्षैतिज जमीन के साथ इसका झुकाव 35 डिग्री है तो घर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना आसान सा प्रश्न है। जैसे ही इस प्रकार की बात बोलेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा। काहे बनेगा भाई समकोण त्रिभुज? काहे कि एक घर की ऊंचाई h है और इतना लंबी मीटर सीढ़ी है। तो सीढ़ी का मतलब क्या होता है? कर्ण को हम सीढ़ी बोलते हैं। यानी AC जो दिया गया है वो 5.2 मीटर दिया गया है, ठीक है। और ये घर की लंबाई या घर की ऊंचाई, ठीक है, ये जो ऊंचाई है इसका s मीटर, तो इधर h हो गया ये भी। और इसके साथ जो झुकाव है इसका कोण 45 डिग्री है। तो ऑलवेज आप यही कोण समझिएगा, ये दोनों के बीच का, इसके समझ रहे कि नहीं समझ रहे? घर के शीर्ष पर जाने के लिए पर्याप्त है, जबकि क्षैतिज जमीन के साथ इसका झुकाव 45 डिग्री है। तो ये 45 हो गया। अब आप सभी को पता है कि ये 45 होता है तो ये भी 45 होता है, एक एक ये रूट अंडर 2। लेकिन अब अगर आप रूट अंडर 2 की सहायता से बनाएंगे तो रूट अंडर 2 के भी सहायता से बना सकते हैं, और आप चाहेंगे तो विदाउट रूट अंडर 2 के भी सहायता से बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनाइएगा ध्यान दीजिएगा। अगर ये 45 है तो ये 45 है, अगर आपको ये याद है तो ये एक होता है, ये रूट अंडर 2 होता है। आप कहेंगे कि सर इसका मतलब हुआ कि रूट अंडर 2 का मान 5.2 है और हमें ए भी चाहिए, तो एक का वैल्यू चाहिए, एक बराबर 5.2 डिवाइड रूट अंडर 2 हो जाएगा ना, ना हो जाएगा। अब देखिए सर ऊपर में रूट अंडर 2 है, तो हम ऐसा करते हैं ना, रूट अंडर 2 से हम इसका हरों का परिमेयकरण कर देते हैं ऊपर नीचे करके। ये हमको दिखेगा 5.2 रूट अंडर 2 और डिवाइड में कितना दिखा, ये 2 दिखा। सबको पता है कि दशमलव हटा देंगे तो ये नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 2 के टेबल में काटिएगा ना तो 2 के पहाड़ा में 26 कट जाएगा, और कटेगा 2 के पहाड़ा में 13, 2 के पहाड़ा में कटेगा 5, तो ये निकल के आएगा 13 रूट 2 डिवाइड में 5। और इसी प्रकार से आंसर आपका दिया गया है जो कि सी ऑप्शन में। ये 45 तो ये 45, एक एक रूट अंडर 2 जिसका वैल्यू 5.2 दिया गया है, एक का मान निकालना है, निकाल लीजिए। कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, बुक के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे साइन 45 दिया गया है, जो कि लगाने का कोई जरूरत नहीं है। जो आपको बताए थे रेशियो उसी से खतरनाक तरीका से बन जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट, और अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। एक चट्टान पर एक आदमी 30 डिग्री के अवनवन कोण पर एक नाव को देखता है, जो एक समान गति से प्रेक्षक के ठीक नीचे एक बिंदु पर किनारे की ओर आ रही है। 10 मिनट बाद नाव का अवनवन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। नाव द्वारा किनारे तक पहुंचने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। अब ये जो प्रश्न है आपको लगता होगा कि सर ये तो बहुत भयंकर सा प्रश्न है, लेकिन हम करेंगे कैसे? बिल्कुल आसान प्रश्न, यदि आप गौर से करेंगे तो। लेकिन हड़बड़ा के करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे अवनमन कोण का बात किया है, किसका बात किया गया है? अवनमन कोण, ठीक है, 30 डिग्री का अवनमन कोण। अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में समान होता है।
30 से 60 हुआ है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो आपको हम डायग्राम बताए थे 30 से 60 हुआ तो आप डायरेक्ट समझिएगा कि अच्छा सर समझ गए। इसका जो डायग्राम बनेगा ना सर वो इस प्रकार से बन जाएगा। इसका डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से बन जाएगा कि पहले 30 था कोण, ये अब 60 हो गया। बहुत बढ़िया। ये ए हो गया सर, ये बी हो गया सर, ये सी हो गया सर, डी हो गया। लिखने का जरूरत नहीं था एबीसीडी, बट लिख दिए हैं। अब इसके बीच का वैल्यू आपको पता है कि ये 60 है, तो ये √3 हो जाएगा इसके सामने। ये √30 है तो ये 1 हो जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 और 60 रहता है, तो ये एक बी से लेकर डी तक 3 होता है, तो ये 2 हो जाता है। ये भी आप सभी को पता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बोला है एक चट्टान पर एक आदमी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक नाव को देखता है जो एक समान गति से प्रेक्षक के ठीक नीचे एक बिंदु पर किनारे की ओर आ रही है। 10 मिनट बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पहले यहां था और 10 मिनट बाद यहां पे पहुंच गया। देखिए पहले यहां था, 10 मिनट बाद यहां पहुंच गया, अब 60 डिग्री का कोण हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक आने में इसको 10 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का? 10 मिनट का समय। देखिएगा यहां से लेकर के यहां तक आने में इसको 10 मिनट का समय लगा, तो यहां पे 60 डिग्री का कोण बनाया। आप कह सकते हैं कि सर 2 बराबर 10 मिनट। सर जब 2 का मान 10 मिनट, तो सर 1 का मान हो जाएगा सर 5 मिनट। 1 का मान कितना हो जाएगा? 5 मिनट हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न में पूछा है नाव द्वारा किनारे तक पहुंचने में लगा कुल समय, नाव यहां से चलेगा और यहां तक जब पहुंचेगा तो कितना समय लगेगा? यहां से यहां तक 10 मिनट, यहां से यहां तक 1 मिनट, तो कुल मिलाकर के 5 और 10 15 मिनट। कितना आसान तरीका से इसका आंसर आ गया कंसेप्ट के माध्यम से। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए कि ये सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसका आप देखिएगा सॉल्यूशन, तो बोलिए कि सर ऐसा, फिर आप घबरा जाइए कि सर √3 1 कैसे हुआ, ये 2 कैसे हुआ, ये 3 कैसे हुआ। लेकिन जब तक ये कंसेप्ट नहीं समझिएगा क्लियर नहीं होगा 100%। फिर आप रटिएगा, और रटने से तो मैथ बनता नहीं है। नेक्स्ट, और अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, जहां पर लिखा गया है कि एक नदी पर बनाया गया एक पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई आपको बताना है। सिंपल सा बात है। अगर इस प्रश्न में देखें तो फिगर बहुत ही बेहतरीन तरीका से दिया गया है, तो फिगर के माध्यम से आप इस प्रश्न को हलवा कर सकते हैं। ये रहा आपका फिगर। ठीक है, ये रिवर कौन है? आप कहेंगे कि सर ये जो है ना, ये रिवर है, ये है सर रिवर, ये रिवर जा रहा है सर, ये जा रहा है रिवर। ठीक है, ये रिवर जा रहा है, इसके सापेक्ष ये पुल है, ये पुल है। ठीक है, ये पुल की चौड़ाई है। आपसे प्रश्न में पूछा गया है नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई कौन होगा? अब सभी को पता है कि यही नदी की चौड़ाई होगा, यानी कि ये चौड़ाई होगा। ये 45 डिग्री दिया गया है, तो यहां से लेकर के ये त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज दिया गया बहुत ही बेहतरीन तरीका से, जहां पर ये कोण पे, अगर इसका नाम हम ए रख ले, इसका नाम बी रख ले, अरे तो दिया गया, सब कुछ दिया गया, रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, थोड़ा सा हम बड़ा करके बना देते हैं ताकि और भी क्लियर आपको दिख जाए, समझ में आ जाए। ऐसा त्रिभुज है बना हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा तो बना हुआ नहीं है, ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसा त्रिभुज बना हुआ है जहां पर ये दिया गया है कि ये कितना है 90 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री है। आप बोलेगा कि सर ये भी 45 डिग्री होगा, तब 45 केस में एक एक ये √2 होता है सर। लेकिन सर यहाँ पर इसकी जो पुल की लंबाई दिया गया है 150 मीटर दिया गया है, मतलब आप कहें कि सर √2 बराबर 150 मीटर दिया गया है। तो आपको बताना है नदी की चौड़ाई, यानी कि BC की लंबाई, ये C है, इसका B है और इसका A है। तो आप कहिए कि सर BC मतलब 1 का बताना है, तो हो गया यहाँ से सॉल्यूशन। √2 का मान जो दिया गया है वो 150 मीटर दिया गया है, 1 का मान बताना है, तो 150 डिवाइड √2 गुने 1 करेंगे। जब हरों का परिमेयकरण कीजिएगा तो 150 बटे √2
गुना √2 बटा में √2 हो जाएगा। सबको पता है √2 और √2 मिलकर के नीचे में सिंगल एक 2 का निर्माण करेगा और ये 2 से कटेगा कितना बार में, 75 बार में, और ये हो गया 75√2। कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन बी में। कुछ करना है क्या? बस थोड़ा सा ही चीज याद रखना है। ये बड़ा करके हम आपको बता दिए, नहीं तो ये भी करना नहीं था। अगर आपको दिख रहा होगा क्लियर तो डायरेक्ट एक एक √2 बराबर इतना करते, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन जो कि आप देख सकते हैं। आप कहिए कि सर ये तो sin 45 का मान लगाया है, यही तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा बुक से। कभी sin 45, कभी tan 45, कभी cot 45 लगाएगा, कभी रेशियो पर बना देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे इसकी भाषा को। और टीचर आपको बताएगा एक भाषा, उसके माध्यम से सब प्रश्न बन जाएगा। एक इसके लिए आपको क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंच के ऊपर से, मंच वाला कैसा बनता है डायग्राम आपको पता होना चाहिए। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मंच वाला कैसे बनता है? तो मंच वाला ऐसे बनता है, ये मंच हो गया, बताए थे ना, ये हो गया मंच। मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, दूरी का मतलब हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना है? 50√3 मीटर। ये जो रहेगा ना, अगर मान लेते इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं, इसका नाम सी रखते हैं, इसका नाम डी रखते हैं, तो जितना ए भी होता है उतना ही सी डी भी होता है। 50√3 मीटर ऊंचाई की मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो टावर जब बनाना पड़ेगा तो टावर कैसे बनाएगा पता है? टावर ऐसे बनता है, हम आपको बता चुके हैं। जब मंच पर टावर या प्लेटफॉर्म पर टावर बोलेगा तो यही टावर हो जाएगा, ठीक ना, यही हो जाएगा टावर। लेकिन याद रहे ये सटा करके होता है, ये होता है सटा करके, ये हो गया टावर, ठीक है। अब ये जो टावर है, इस टावर में बोला गया है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका यह मतलब हुआ कि ये जो उन्नयन कोण है ना, ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो फटाफट यहाँ पर 30 डिग्री आपने बना लिया, यहाँ पर आपने कितना बना लिया? 30 डिग्री। ये था इसका डायग्राम। ये 50√3, ये भी 50√3, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। टावर की ऊंचाई 60 मीटर दिया गया है, तो टावर का मतलब हुआ यहां से लेकर के यहां तक ये होता है 60 मीटर। बहुत बढ़िया सर। और आपको बताना है तो मंच की ऊंचाई क्या होगा। आपको मंच की ऊंचाई पता नहीं है तो आप यहां पर आप क्या करेंगे सो मुझे बताइए। अब यहां से आपको करना क्या होगा, आपको बताना है मंच की ऊंचाई, ठीक है, आपको बताना है मंच की ऊंचाई। तो मंच की ऊंचाई BC आपको बताना है। अगर आपको EC पता होता तो BC निकल जाता। आप EC किसके सहायता से निकालिएगा? EC आप ये 30 डिग्री के सहायता से निकालिएगा कि जब ये 30 डिग्री होता है तो ये ये होता है 1 और ये होता है √3। ये 1 होता है और ये √3 होता है। ये त्रिभुज में चलेगा EDC में ये 30 डिग्री होता है तो ये 60 डिग्री। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1। तो अगर EC का मान पता चल जाए तो काम बन जाएगा। बोलिएगा कि ये सर जी काम बन जाएगा। तो हमको EC का पता करना है, पूरा 60 है तो EC को हम मान लेते हैं कि ये x है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि सर x मानने का जरूरत नहीं। ये काहे नहीं जरूरत है भाई साहब? ये √3 का मान दिया गया है 50√3। ये √3 का मान दिया गया है 50√3 और हमको बताना है 1 का मान। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 50√3 में पहले हम √3 से डिवाइड करेंगे और गुना जब 1 से करेंगे, ये √3 से √3 कटेगा तो ये निकाल के देगा 50। यानी कि हम समझ जाएंगे कि E से लेकर C तक का जो दूरी है वो कितना है? 50 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना है? 50 है। अब आप मुझे बताइए कि जब ये 50 है या टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहिए कि सर ये तो पता चल गया ना, 60 टोटल में से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 में से 50 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पे भी रेशियो काम करेगा। ये 30 तो ये 60, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। ये √3 का मान दिया गया है 50√3। 1 का वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा ये 50 तो ये 10, तब ना मिलके 60 हो जाएगा। कितना आसान से ये सवाल है, कोई दिक्कत नहीं किसी को।
बन जाएगा इस प्रकार के प्रश्न, बोलेगा कि यस सर बन जाएगा। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, जो कि आप देखिएगा तो एक्स वाई करके माना गया है, फिर आपका दिमाग ये खराब कर देगा, तो ये सब आपको करना ही नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, टावर के प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। लीजिए फिर उसी प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम हाथ से ही फिगर को बना लेते हैं फटाफट। ये प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया। ये टावर है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा सीधा ये नहीं गया लाइन, आप उसे भी सीधा बना सकते हैं। और ये उन्नयन कोण बना दिए कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का बना दिए। बोला गया है कि 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म से, नाम रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो बस इसको ऐसे करके यहाँ 7 मीटर कर दीजिए। ये हो गया 7 मीटर, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो 47 मीटर है, ठीक ना। ये कितना है, 47 मीटर है। आप तुरंत होशियारी कीजिएगा कि सर इसका मतलब ये हो गया सर 40 मीटर ना। आप समझ गए कि नहीं। ये पूरा 47 है, ये 7 है, तो ये 40 होगा 100%। अब सबको पता है, अब सबको पता है कि 30 के सामने 1 होता है, और ये 60 होगा तो इसके सामने √3 होगा। अब आप कहिए कि सर जी 1 का मान, इसका मतलब 40 दिया गया है, 1 का मान कितना है 40, हमको √3 का मान निकालना है। तो पहले 40 में हम 1 से डिवाइड करेंगे, √3 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 40√3। यानी ये जो आ गया यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, ये आ गया 40√3। तो आपसे यही तो पूछा गया है, टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये प्लेटफॉर्म है और ये टावर है, कितना दूर पर स्थित है, तो 40√3 मीटर। हो गया आंसर। ज्यादा कुछ करना है क्या, नहीं ना करना है, सब कुछ आप समझ रहे हैं। तो बस टावर से प्लेटफॉर्म वाला एक फिगर बनाना आप सीख गए तो बस काम खत्म, इतना करने का कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर है। स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है, 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। किस प्रकार की फिगर बनेगा, 30 से 60 हो जाता है तो किस प्रकार का फिगर। तो बोलिए कि सर इस प्रकार का फिगर आप बता चुके हैं, ये हो गया समकोण त्रिभुज। सर 30 से 60 होता है तो सर ऐसे फिगर बनता है कि ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। सर आप बताए थे कि 60 होता है तो ये इसके सामने √3 होता है, और इस सिचुएशन में ये √3 होता है, यहां से लेकर के ये 1 होता है सर, ये 2 होता है। पता है आपको, पीछे आप देख लीजिएगा, समझा चुके हैं। 1 होता है, ये 2 होता है। यहां पर बोला है 24 मीटर कम हो जाता है, ठीक ना, 24 मीटर कम हो जाता है। तो जब कम बोलेगा तो यही ना कम होगा जी, ये कम। तो 2 बराबर 24, 1 बराबर 12, यानी 1 का मान यहाँ पे 12 होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई यानी इसका मान बताना है आपको। अब आप कहिए कि सर जी हो गया, काम खत्म है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर ये 60 का मान √3 और ये 30 का मान 1 बराबर 12, तो √3 का मान हमको निकालना है। 1 बराबर 12 तो √3 बराबर 12/1 गुने √3 बराबर 12√3। जहां पे 12√3 होगा वहां पे सही जवाब हो जाएगा डायरेक्ट। कुछ करना है क्या, नहीं ना करना है। 2 का मान 24, 1 का मान 12, यानी 1 बराबर 12 ना। जब 1 बराबर 12 तो √3 बराबर कितना, आप कहेंगे सर √3 बराबर तो फिर 12√3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया सभी को। इसका सॉल्यूशन बुक में देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से दिया गया, XYZ ऐसा वैसा तैसा। ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं है। जब तक आप इतना करेंगे तब तक तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। नेक्स्ट, 2 टावरों के बीच क्षैतिज दूरी 40√3 है। दूसरे टावर की चोटी से देखा जाए तो पहले टावर के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है, पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर, पहला का ज्ञात करना है। 130 से सभी ऑप्शन कम है,
इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि दूसरा टावर जो है वो बड़ा है, दूसरा टावर वो बड़ा है और पहला टावर जो है वो छोटा है, तभी तो 130 से नीचे है। बोलिए कि यस सर समझ गए। अब आपको पता है कि ये दोनों टावर के बीच का दूरी दिया गया है, कितना दिया गया है? दो टावरों के बीच की 36 दूरी यानी कि समतल दूरी 40√3 है। अब ये नीचे अगर 40√3 है, ऊपर भी मिला देंगे तो भी ये 40√3 ही कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 40√3 ही कहलाएगा। लेकिन ये दिया गया है पहले टावर के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है। कहां से? दूसरे टावर की चोटी से। दूसरा टावर के चोटी से देखिएगा तो पहले टावर के दूसरा टावर के चोटी या शिखर दोनों बात एक ही होता है। दूसरे टावर के चोटी से पहले टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण, जैसे ही उन्नयन कोण बोला थोड़ा सा इसको ऐसे मिला देते, ठीक है। ये 30 डिग्री दिया गया है। बोलिए कि यस सर समझ में आ गया। अब आपको बताना है पहले टावर की ऊंचाई। ध्यान से सुनिएगा बात, हम आपको बताए थे अगर ये त्रिभुज ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये है। बहुत बढ़िया सर। सर ये 30 डिग्री तो ये कितना? बोलिए कि सर ये तो 60 डिग्री आप बताए थे, दोनों मिला करके 90 होना चाहिए। ये भी हम बताए थे ना कि 30 के सामने जो होता है वो 1 होता है, 60 के सामने जो होता है वो √3 होता है। बोलिए कि ये सर हमको बताए थे सर। इसका यह मतलब हुआ कि √3 का मान 40√3 है। √3 का मान 40√3 दिया गया है तो 1 का मान कितना होगा? 40√3 डिवाइड √3 गुणे 1 बराबर 40। यानी आप कहिएगा कि सर ये तब तो 40 हो गया सर, ये 1 बराबर 40 हो गया, 40 मीटर। अच्छा, ये बड़ा जो टावर है इसकी ऊंचाई 130 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक 130 है। आप मुझे बताइए, जब यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर डी तक 130 है, ए बी 40 है, तो बी डी कितना होगा? आप कहिएगा कि सर ये जो बी डी होगा 130 माइनस 40 इक्वल टू 90। और जितना सर ये बी डी होगा उतना ही सर ये सी होगा, यानी कि सी का मान भी 90 हो जाएगा। तो ये जो पहला टावर है इसका ऊंचाई कितना है? 90 मीटर। बताइए कहाँ कुछ लगाना है क्या? जो आपका हम कंसेप्ट बताए सब उसी पे तो चल रहा है अभी तक बाहर से कुछ आया है क्या? बिल्कुल नहीं आया है। तो चलिए अब देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कितना बेहतरीन तरीका से दिया गया बुक में लिख करके। आप थक जाएंगे कि सर tan 30 डिग्री लगाया सर, फिर सर ये 1/√, दिया सर, ये 190 आया सर, कहाँ से आया? पहले टावर की ऊंचाई 90 मीटर कैसे हो गया? तो इतना कंफ्यूज आपको नहीं होना है बुक का सोल्यूशन देकर के, ठीक है। ये सब हिंट्स के लिए दिया जाता है जो हमेशा काम में आपका नहीं आ सकता है। आपका वही काम में आएगा जब आप किसी टीचर से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम तो कहेंगे बेहतरीन रहेगा जब आप हमसे पढ़ेंगे। सिंपल सा मैटर है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से इस तरह टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है, उसका शीर्ष जमीन से छूता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। नीचे से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लेकिन कैसे बेहतरीन सवाल होगा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले एक त्रिभुज आप बना दीजिए। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना दीजिए। बोलिए कि जी सर बना दिया। अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या लगता है, इसमें कंसेप्ट क्या लगता है कि ये जो त्रिभुज आपने बनाया है ये त्रिभुज नहीं पहले ये त्रिभुज नहीं था, पहले यह एक पेड़ था। पहले क्या था? यह एक पेड़ था, देख रहे हैं, ये था पेड़। और ये जो पेड़ है ना ऊपर से टूट गया और टूटने के बाद ये जमीन पे सट गया। ये हम आपको समझाते हैं और भी बेहतरीन तरीके से। ए बी सी और ये डी। ए सी जो था पेड़ था, ए सी क्या था? पेड़ था। और ये बी पर से टूट गया, बी से लेकर ए तक टूट गया, बी पर से टूट गया और ये नीचे आ गया जो जमीन पे डी बिंदु पर मिला। तो आपको बताना है कि पेड़ कितना ऊंचाई से टूटा। आप कहेंगे कि सर ये पेड़ जो था वो 15 मीटर ऊंचा था। ये पूरा कितना था? 15 मीटर। यहां से लेकर के यहां तक कितना था? ये 15 मीटर का था पेड़।
बहुत बढ़िया, ये 15 मीटर का था। ये बी से टूटा है, तो ये सी से लेकर बी तक का ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो आप कहिएगा कि सर ऐसा कीजिए ना, अगर ये बी सी एक्स मीटर हो गया, कहा है कि सर एक्स मीटर से ये टूटेगा, तो ये अगर एक्स मीटर है तो ये कितना होगा, तो पूरा अगर 15 था, ये एक्स है, तो ए बी कितना हो जाएगा, तो आप बोले कि सर ए बी हो जाएगा 15 माइनस एक्स। तो इसके अनुसार से यही भाग टूट करके यहाँ आता है, इसका यह मतलब हुआ कि ये भी 15 माइनस एक्स हो जाएगा। सबको पता होना चाहिए कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी डी। काहे कि यही भाग टूट करके नीचे आता है, और ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का बनाता है। लीजिए, अब ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, और आपको बताना है कितना उससे गिरा, तो बीसी का मान बताना है। अब यहाँ पर यदि आप लिखेंगे कि 60 के सामने √3 लिख दो, इसके सामने 1 लिख दो, तो यहाँ पर आप दिक्कत में थोड़ा सा बरस सकते हैं। क्या है कि 1 का मान x में आया है, फिर √3 का मान आप x में लाइएगा, फिर आप क्या कीजिएगा यहाँ पे रह के। तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पर रहेगा, वो सबसे बेहतरीन कंसेप्ट क्या रहेगा, ये 15 माइनस एक्स है और ये x है, और ये 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये कर्ण है और ये लंब है, तो लंब बटा कर्ण किस में आता है, तो आप बोलिए कि सर लंब बटा जो कर्ण आता है वो आता है साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अच्छा, साइन कितना का मान, तो ऑलवेज उन्नयन कोण लिखते हैं, साइन 60 डिग्री का मान अच्छा रहता है ऑलवेज। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, 30 का मान लिखिएगा, तो फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो फिर cos 30 डिग्री का मान लेना पड़ेगा। यहाँ अगर लेते हैं बेस पे 60, तो ये लंब और ये कर्ण, तो साइन 60 का मान लेना पड़ेगा। जब आप साइन 60 का मान लीजिएगा, तो साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब इतना x हो गया, कर्ण कितना है 15 माइनस एक्स। इसका वैल्यू सबको पता है कि ये 1/√3 होता है साइन 60 का मान, सॉरी 1/√3 नहीं होता है, बल्कि √3/2 होता है, और ये हो गया x बटे में 15 माइनस एक्स। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस एक्स होना चाहिए, 15 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू ये 15√3 हो जाएगा, माइनस में √3x हो जाएगा। इसको आप इधर ले आइए, इसको आप इधर लाइएगा, तो प्लस में आएगा, x कॉमन ले लीजिएगा, तो ये 2 प्लस का √3 बन जाएगा। इधर लाने के बाद ये हो जाएगा 15√3। अब यहाँ से x का मान निकालिएगा, तो 15√3 और डिवाइड में आ जाएगा 2 प्लस में √3। और यही तो आपको ज्ञात करना है, x का ही तो मान ज्ञात करना है। 15√3 डिवाइड 2 प्लस √3 कहीं पे लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा हुआ है सर डी ऑप्शन में। सही जवाब ऑप्शन डी हो गया। अगर ये ना होता तो इसको हम फिर से हरों का परिमेयकरण करते, फिर आंसर लाते, लेकिन आंसर यहीं पे दिया गया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, जो कि आप देख सकते हैं। साइन 60 ना लेकर के आप cos 30 डिग्री का भी मान ले सकते हैं, अगर आप इससे चलेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 30 मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष एक आदमी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर जमीन पर खेल रहा एवं बच्चों को देख रहा है। टावर के पाद और बच्चों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। गणना के लिए आदमी और बच्चा की ऊंचाई को नगण्य मान लीजिए। आदमी और बच्चा की जो ऊंचाई रहेगा उसको क्या मानना है, नगण्य मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिंपल सा बात कह सकते हैं कि सर ऐसा होगा, यहाँ पे हम पिक्चर के माध्यम से बना सकते हैं कि 30 मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष से एक आदमी 30 डिग्री के अवनमन कोण से जमीन पर खेल रहे बच्चा को देखता है, और बच्चा का जो ऊंचाई मानना है वो नगण्य मानना है। यहाँ पे लिखा गया है आदमी और बच्चा की ऊंचाई नगण्य मानना है। तो इसका मतलब हुआ कि यह एक टावर है, टावर से बच्चा को देखा, अवनमन कोण तो यहाँ बनेगा ना, अवनमन कोण तो यहाँ बनेगा, आप देख रहे हैं, लेकिन यही आ जाएगा फिर उन्नयन कोण के रूप में। यही किसके रूप में आ जाएगा, फिर उन्नयन कोण के रूप में आ जाएगा। तो वहां अवनमन बोला 30, तो यहाँ उन्नयन हो जाएगा 30। अब ये 30 होता है तो सबको पता है कि ये 60 हो जाएगा। 30 के सामने होता है कितना, 1। 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। और ये कितना होता है, तो सबको पता है ये 2 होता है। ये रेशियो निकालिए हम,
लेकिन आपसे ये चीज नहीं पूछा गया है। 30 मीटर ऊंचा टावर, ऊंचाई के टावर, 30 मीटर ऊंचाई के टावर, अगर आप ABC मानिएगा इसको, तो AB का ऊंचाई 30 मीटर दिया गया है रियल में। आप कहेंगे कि सर इसका मतलब हुआ कि एक का मान 30 मीटर दिया गया है, एक बराबर दिया गया है 30 मीटर। लेकिन हमको बताना क्या है, हमको बताना है टावर के पाद और बच्चे के बीच का दूरी। टावर के पाद ये और बच्चा ये, बीच का दूरी BC, BC का मान निकालिए। तो यानी कि √3 बराबर कितना हो जाएगा, 30/1 गुने में √3 बराबर हो जाएगा 30√3। जहां पे भी 30√3 होगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ गया होगा समझ में यहाँ तक बेहतरीन तरीका से, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप देख लीजिएगा बुक में, खैर ये आपको फायदा करेगा नहीं। और अगला है 7 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से, 7 मीटर ऊंचा एक पेड़ के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर 47 मीटर ऊंचा है तो पेड़ टावर से कितनी दूरी पर स्थित है। आप समझ गए होंगे कि डायग्राम कैसे बनेगा। ये पेड़ है, पेड़ कितना मीटर है, 7 मीटर ऊंचा एक पेड़ के शीर्ष है, और यहाँ पर एक टावर है। दोनों का ये धरातल सेम रहता है। 7 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर 47 मीटर ऊंचा, तो आप समझ गए कि इससे इसको मिलाएंगे तो ये 7 बनेगा, पूरा ये 47 है तो ये 40 बन जाएगा। उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो ये 30 बन गया। सबको पता है कि ये 30 होता है तो 30 के सामने 1 हो जाता है, 60 के सामने ये √3 हो जाता है, ठीक ना। एक का मान दिया गया है 40, एक का मान 40 दिया गया है, और आपसे प्रश्न पूछा है तो पेड़ टावर से कितनी दूर पर स्थित है, यानी कि ये वैल्यू आपको बताना है, ये वाला आपको बताना है। इसका मतलब √3 बताना है। एक बराबर 40, तो √3 बराबर सबको पता है 40/1 गुने √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 40√3। कितना समय लगेगा इस प्रश्न को बनाने में, कोई समय लगेगा क्या, कोई समय नहीं लगेगा, आपको रेशियो याद है तो, और याद करने का आपको हम ट्रिक भी बता ही दिए हैं। अगला देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर बिल्डिंग के बीच की दूरी इतना है तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बीच का दूरी दे दिया गया है, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, ठीक है। इसके बीच का दूरी कितना है, ये दोनों समान होता है, इसके बीच का दूरी 50√3 है, ये 50√3 है, तो ये भी 50√3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। उन्नयन कोण बोले चाहे अवनमन कोण बोले, अवनमन बोला है तो ये उन्नयन बनाएंगे हम 60, ये हो जाएगा 60, काहे कि बराबर होता है दोनों। 60 के सामने कितना होता है, सबको पता है कि 60 के सामने √3 होता है, यहाँ पर 1 होता है, ये √3 होता है। बहुत बढ़िया। अब सिंपल सा बात आपको बताना है, यदि टावर और बिल्डिंग के बीच का दूरी इतना है तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष, तो ये बिल्डिंग है, ये है आपका बिल्डिंग, ये क्या है, बिल्डिंग, ठीक ना, ये आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ठीक ना, जो भी हो स्पेलिंग। बिल्डिंग कितना है, 10 मीटर ऊंचा। अगर ये 10 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगर हम √3 का मान निकाल ले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकल जाएगा, 1 बराबर 50√3। समझ गए होंगे, आंसर तुरंत आ गया होगा, 1 बराबर 50√3। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 50√3 डिवाइड 1 गुने √3। आप बोलिए कि सर ये तो सब 150 हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी हो जाएगा वो 150 मीटर आ जाएगा। तो 150 मीटर आप प्लस में 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये टावर है, कितना हो गया, 160 मीटर। कितना समय लगेगा, कोई ज़्यादा समय लगेगा क्या, नहीं ना लगेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन बुक में। और अगला प्रश्न, दो टावरों के बीच क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है। दो टावर आप समझ गए, क्षैतिज दूरी समझ गए। दूसरे टावर की चोटी से देखा जाए तो पहले टावर के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री। यदि दूसरा टावर की ऊंचाई 130 मीटर है, पहले टावर की ऊंचाई, देखिए छोटा टावर के बारे में बोल रहा है,
कितना ऊंचाई होगा। तुरंत डायग्राम बना दीजिएगा कि ये छोटा टावर सर, सर ये बड़ा टावर सर, सर ये क्षैतिज दूरी हो गया सर, ये भी सेम होगा सर। क्षैतिज दूरी 40√3 है सर, ये 40√3 है, ये 40√3 है। अवनवन कोण या उन्नयन कोण बोलेगा, इससे आपको लेना देना नहीं है, बनेगा तो उन्नयन कोण ही, काम तो इसी से निकालना है। 30 डिग्री, सबको पता है कि ये 30 के सामने 1 होता है, ये 60 होगा तो सर ये सामने में √3 हो जाएगा ना, सबको पता है। और ये भी पता है कि दूसरा टावर की ऊंचाई 130 है, यहां से लेकर के यहां तक 130 है, ठीक है, ये 130 है। अब सोचिए ना कि एक √3 का मान 40√3 है, √3 बराबर 40√3। आपको एक का मान बताना है, तो 1 बराबर 40√3 डिवाइड करेंगे √3 से, गुना 1 कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यानी आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये 40 हो गया, 1 बराबर कितना हो गया 40, ये 40 सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी है, तो 130 में से 40 घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये 90 तो ये भी 90, तो छोटका टावर की ऊंचाई कितना हो गया 90 मीटर। कितना समय लगेगा, कोई समय लगेगा क्या, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो हाइट एंड डिस्टेंस कोई बड़ा सा टॉपिक नहीं है, अगर आप बेहतरीन तरीका समझ लेते हैं मेरे द्वारा तब, अगर आप मेरे द्वारा नहीं समझेंगे तो फिर आपको टॉपिक बड़ा लगेगा। अगला, 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के साथ झुकी हुई है, ठीक है, और यह दीवार पर 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक जाती है, बहुत बढ़िया। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए ताकि उसकी शीर्ष 4.8 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंच पाए। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, इसका डायग्राम कैसा होगा, सब कुछ आपको हम बताएंगे बेहतरीन तरीका से, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, बोलिए कि ये सर दिखाई दे रहा है, ये जमीन हुआ और ये दीवार हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये जमीन हुआ और ये दीवार हुआ, बहुत बढ़िया सर, ये जमीन है और ये दीवार है। अब देखिए एक तो हम यहां से लेकर के यहां तक एक सीढ़ी बना दी है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक हम एक सीढ़ी बना दी है। कितना मीटर सीढ़ी है ये लिखा हुआ दिख रहा है, सो नहीं, यहाँ पे बोला है कि सीढ़ी की लंबाई कितना मीटर है 5 मीटर, और ये दीवार में कहाँ तक जाती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाती है। मान लेते ये ए बिंदु है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, सपोज दैट ये डी है। सी से लेकर ए तक जाती है तो ये कितना जाती है 3 मीटर ऊंचे बिंदु को छूती है, ये 3 मीटर को छूती है। तो आपको एक इमेजिन करना है, छोटी सी बात, इमेजिन क्या करना है कि सीढ़ी को हम इधर खसकाएंगे तो इसका मुंह ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इतना जाना चाहिए कि ये 4.8 मीटर को छुए। मान लेते हैं कि हम इतना घसका दिए, अब जैसे ही घसका दिए हम तो यहां से पता चला कि अब ये 4.8 मीटर को छू रहा है, तो आप बताइए डी से लेकर सी तक कितना छुएगा 1.8 मीटर, डी से लेकर सी तक कितना छुएगा, बोलिए कि सर कैसे बात कर रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक 4.8, ठीक है, ये 3 मीटर, तो ये कितना 1.8 मीटर, बोलिए कि ये सर समझ गया। अच्छा सीढ़ी ये 5 मीटर था तो यहाँ भी 5 मीटर का ये 5 मीटर रहेगा ना, और ये कोण कितने डिग्री का बनाएगा 90 डिग्री का बनाएगा। अब यहाँ से आपसे एक बात पूछा गया है कि ये जो घसका है, मान लेते हैं इसका नाम हम ई रख देते हैं, तो बी से लेकर ई तक कितना दूरी है, कितना घसका है, हमको ये बताना है। आप सभी को पता है, आप सभी को एक चीज पता है, जब आप त्रिभुज ए बी और सी को देखिएगा, ये 5 है ये 3 है, तो निश्चित रूप से ये कितना रहा होगा 4 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा, ये 5 ये 3 तो ये 4, अरे ट्रिपलेट पता नहीं है, ट्रिपलेट पता है कि नहीं, ये पता है, ये 5 होता है, ये 3 होता है तो ये 4 होता है, यही तो पहलुका त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, ये 5 ये 3 तो ये 4। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना घसकाया मुझे पता नहीं, हम मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक x मीटर है, तो ए ई कितना हो जाएगा, बोलिए कि सर पूरा 4 है, ई एक्स है, तो इसका मतलब ये 4 - x हो जाएगा। तो कहिए कि सर यहाँ से तो फिर बात समझ में आ गया, हमको क्या समझ में बात आ गया। अगर हम बात करें
त्रिभुज ए डी बी में, इसको मिटाते हैं, ठीक ना। अब त्रिभुज ए डी बी में देखिए, आप यदि त्रिभुज ए डी बी में देखिएगा, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, जब त्रिभुज ए डी बी में देखिएगा आपको ये क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा 4.8, या आपको दिख रहा है, सॉरी ए डी ई में देखना पड़ेगा, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, ए डी बी में नहीं बल्कि ए डी ई में दिखना पड़ेगा। ये डी है, ये ई है और ये बी है। तो बी से लेकर, सॉरी ये ए है, ए से लेकर ई तक का दूरी कितना है 4 - x, ये 4.8 और ये कितना है 5 है। काहे कि सीढ़ी की लंबाई तो ऑलवेज 5 मीटर रहेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि कितना खसका है, तो x का मान बताना पड़ेगा। सबको पता है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में अब सबको पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि 4 - x का होल स्क्वायर प्लस में 4.8 का होल स्क्वायर जो बराबर होगा वो 5 के स्क्वायर के बराबर। यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर 4 - x का जो होल स्क्वायर होगा वो 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 48 का स्क्वायर कितना होता है 48 का स्क्वायर 88 64 के 4 हासिल 6 8 छक 32 8 छक 32 गुना 64 64 76 के 0 हासिल 7 2304 दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 23.4 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इधर से हटा देंगे, इधर रूट अंडर आप दे देंगे। आप कहेंगे कि सर तब तो इस शर्त के अनुसार से 4 - x इक्वल टू रूट अंडर 25 में से 23 घटाएंगे तो 2 में से 0.4 घटाएंगे तो 1.96 हो जाएगा। ये सर ये 4 - x में से 4 - x बराबर ये रूट अंडर से बाहर निकलेगा 114, सॉरी 196 का 14 होता है, बाहर निकलेगा तो ये 1.4 देगा। इस प्रकार से x बराबर हो जाएगा 4 नहीं 4 माइनस 1.4, 4 में से घटाइएगा 3 और घटाइएगा तो 2.6 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2.6 आ गया, यानी कि 2.6 मीटर आपने घसकाया। ये थोड़ा सा आपको लॉन्ग लग रहा होगा लेकिन ये सब करना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए। कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि CD जो BC था उसको हम ED कर दिए। पहले AC तक था 3 मीटर, अब AD तक जाएगा तो 4.8 मीटर। अब त्रिभुज ABC में देखिएगा तो ये 5 है, ये 3 है तो ऑटोमेटिक ये 4 हो जाएगा। इसको x माने तो 4 - x। अब त्रिभुज ADE में देखिएगा 4 - x 4.8 ये 5, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और x का मान आ गया। उम्मीद है यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 20, जहां पर लिखा गया है एक खंभे का निचला हिस्सा स्टील का है और ऊपरी हिस्सा लकड़ी का है। जमीन पर खंभे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु A से लकड़ी के हिस्से के शीर्ष S का उन्नयन कोण 60 डिग्री, बिंदु A से स्टील के हिस्से के शीर्ष R का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। खंभे के लकड़ी वाले हिस्से की ऊंचाई ज्ञात करना है। सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, ठीक ना, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा जहां पर ये खंभा दिखाई देगा, लेकिन खंभा की और यहां से एक दूरी है A, और प्रश्न में बोला है जमीन पर खंभे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु A है के हिस्से से शीर्ष S का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर यहाँ पे शीर्ष हम S मानते हैं तो ये जो उन्नयन कोण बनाएगा ये बनाएगा 60 डिग्री का बनाएगा। और उसके बाद बोला है बिंदु A से स्टील के हिस्से के शीर्ष R, नीचा से स्टील है तो शीर्ष इसका R है, स्टील का शीर्ष R है, तो मान लीजिए यहां पर R है और इस बिंदु को हम O मान लेते हैं। तो जहां तक स्टील है उस बिंदु तक का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। कहां से लेकर A से लेकर के, यानी कि इस बिंदु से अगर A को आप मिलाते हैं तो ये वाला जो कोण बनेगा ये बनेगा 45 डिग्री का। कितने का बनेगा
45 डिग्री का। तो आपको बताना है खंभे के लकड़ी वाले हिस्से की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको एस आर बताना है। काहे कि नीचे से स्टील है, तो नीचे से स्टील है तो यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा स्टील, ठीक ना। यहां से लेकर यहां तक स्टील और यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लकड़ी। तो ये आपको बताना है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कोई ज्यादा लफड़ा वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा कि लकड़ी निकालना है तो पहले आपको ओएस निकालना पड़ेगा और उसमें से ओआर घटाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि सर हमें लकड़ी ज्ञात करने के लिए पूरे ओएस में से माइनस करना पड़ेगा ओआर, तभी हम ज्ञात कर सकते हैं लकड़ी की लंबाई। अब यहाँ पे 60 डिग्री है, इसके सापेक्ष देखिएगा तो हम OS को ले सकते हैं, ठीक ना। तो OS को जब आप ले सकते हैं तो OS यानी कि लंब, और ये भी दिया गया था कि 100 मीटर दूरी पर बिंदु स्थित एक ए है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है वो 100 मीटर है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर हम चाहेंगे तो लंब बटे आधार में tan 60 लगा सकते हैं। tan 60 बराबर लंब हो जाएगा OS और आधार कितना हो जाएगा 100, ये दिया गया है। tan 60 का मान सबको पता है कि ये √3 होता है, बराबर OS डिवाइड 100। यहां से आप कहेंगे कि सर OS बराबर 100√3 हो जाएगा। OS बराबर 100√3 हो गया। अब हमको OR चाहिए, तो OR के लिए हमको RAO इस त्रिभुज में चलना पड़ेगा और ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पे भी हमको tan 45 लगाना पड़ेगा। तो tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, tan 45 लंब बटे आधार, तो लंब इसका OR हो गया, ठीक ना, OR। और आधार इसके लिए भी सेम टू सेम 100 ही रहेगा, और सबको पता है कि tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर इतना कीजिएगा तो OR बराबर आ जाएगा 100। यहाँ से आपको OR पता चल गया। अब सिंपल सा यहाँ से लकड़ी निकल जाएगा तुरंत। लकड़ी बराबर आपको हम क्या बताए थे कि लकड़ी बराबर पूरे OS में से OR घटाना पड़ेगा, यानी कि 100√3 में से माइनस करना पड़ेगा कितना, 100, ये करना पड़ेगा। अब 100√3 का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, 100 गुने 1.713, ऐसे ही ना होता है जी, ऐसे ही होता है 713, लगभग इसी के आसपास ये जाता है। √3 का मान 1.732 होता है और माइनस कर देंगे 100। यहां से देखिएगा तो मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 173.2, माइनस कीजिएगा 100 तो ये आ जाएगा 73.2, यानी लकड़ी का जो हिस्सा आ जाएगा वो 73.2 मीटर आ जाएगा। आसान प्रश्न था, ये लिखा हुआ लंबा है बट इससे आपको कोई लेना देना विशेष नहीं है। आसान प्रश्न है तो आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। उससे पहले इसका आप एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ भी वैसे ही किया गया है, बट आप देखकर घबरा जाएंगे कि सर यहाँ पे ओ क्यों रख दिया, ओ माना गया है, ठीक ना। tan 60 क्यों लिखा, tan 45 क्यों लिखा, तो इसीलिए लिखा ताकि OS निकाल पाए, RO निकाल पाए, ठीक ना। तो ये एक प्रकार के हिंट्स है, ठीक ना। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में ध्यान दीजिएगा, एक टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और टावर के शीर्ष से चिमनी के पाद बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक ना। उसके बाद यदि टावर की ऊंचाई 40 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई देखिए, चिमनी यहाँ पे बड़ा लग रहा है, काहे कि चिमनी की ऊंचाई टावर की ऊंचाई से ज्यादा है, तो चिमनी बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि हमको चिमनी बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं कि चिमनी, ऐसा फिगर आप बना चुके हैं, और ये मान लेते हैं कि छोटा सा टावर है, दोनों धरती पर रहेगा तो इसको मिला देंगे, ये बराबर हो जाएगा। अब इसको इसके साथ मिला दीजिए, बहुत बढ़िया सर। सबको पता है कि इधर टावर हो जाएगा, ये टावर हो गया, और इधर हो गया चिमनी। चिमनी ऐसे ही ना होता है ना जी, ऐसे नहीं होता है, चिमनी ऐसे लिखा था, चिमनी ये हो गया चिमनी।
अब देखिए यहाँ पे बोला एक टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो इसको इससे मिला दिए। उन्नयन कोण यहाँ पे हो गया 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोला है सॉरी 60 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री, ठीक ना, यह है 60 डिग्री। उसके बाद बोला है और टावर के शीर्ष से चिमनी के पाद का अवनमन कोण, तो ये चिमनी के पाद हो गया, पाद का मतलब इसका जड़ होता है, ये टावर के शीर्ष हो गया, ये चिमनी के पाद हो गया, तो ये है अवनमन कोण कितना 30 डिग्री। तो अवनमन कोण ये वाला होता है 30 डिग्री, जब ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ना, यहां तक आप समझते, कोई दिक्कत नहीं। यदि टावर की ऊंचाई 40 मीटर है, यहां पे ये 40 मीटर दिया गया है, और आप सभी को एक चीज पता है कि अगर हम इसका नाम ए रखे, इसका नाम बी रखे, इसका नाम सी रखे, इसका नाम डी रखे, इसका नाम ई रखे, तो सबको एक चीज पता है कि 30 डिग्री के सामने एक होता है, ये पता है कि नहीं पता है, 30 डिग्री के सामने एक होता है, और ये 60 बनेगा तो इसके सामने √3 होगा, तो एक का मान 40 है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा 40 √3 हो जाएगा, यानी डीसी अगर 40 √3 है तो ये भी 40 √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिएगा कि यस सर। अब यहां से आप देख सकते हैं कि 60 के सामने √3 होता है, और ये 30 होगा तो इसके सामने 1 हो जाएगा, 60 के सामने ये √3 होता है, और ये 30 है तो इसके सामने 1 होता है, 1 का मान 40 √3 है, तो √3 का मान कितना होगा 40 या 120 होगा कि नहीं होगा, सिंपल सा मैटर है, 1 का मान 40 √3 है, तो ये √3 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 40 √3 डिवाइड 1 गुने √3 करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है चिमनी की ऊंचाई, तो भाई साहब ये 40 है, तो पहली बात ये भी 40 होगा, यहां से लेकर के यहां तक 40 होगा, 40 ए और 120 ये, 120 और 40 कितना हो गया 160। आसान तरीका से आगे कि नहीं आगे, रेशियो याद रहेगा आप फटाफट कर लेंगे, रेशियो याद नहीं रहेगा तो आप लटक जाएंगे। बेहतरीन तरीका आपको हम बता ही चुके हैं रेशियो याद करने का, ठीक ना। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन बुक वाला, जो कि काफी भयंकर लग रहा है। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 22। आसान सा प्रश्न, देखकर घबराइएगा नहीं। प्रश्न में लिखा कि जमीन पर एक बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, किसी एक बिंदु से क्षैतिज रूप से 12 सेकेंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री में बदल जाता है। यदि हवाई जहाज 2400 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की गति आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। आप सभी को पता है कि हमें जो गति बताना है, गति, ये गति मतलब चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। समय तो दे दिया गया है कि 12 सेकेंड में यहां से वहां चला जाता है, बट डिस्टेंस नहीं दिया गया। लेकिन इस प्रश्न को करना कैसे पड़ेगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जब जहाज उड़ता है और उन्नयन कोण बनता है, तो आपको ये आइडिया लगाना पड़ता है कि अगर यहाँ पर जहाज उड़ रहा है, सपोज दैट किसी बिंदु को हम ए मान लिए और इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, सी से जब आप देखिएगा जहाज को, तो जहाज यहाँ पे उड़ रहा है, यहाँ पे जहाज उड़ रहा है। हम कैसे बनाए जहाज से, हमको तो जहाज बनाने आता ही नहीं है। यह मान लेते हैं कि जहाज उड़ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यह मान लेते हैं कि जहाज उड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसको इधर उड़ना चाहिए था, ये थोड़ा हम उल्टा बना दिए हैं दिशा में, तो इसको हम सीधा कर देते हैं, इसको आप ऐसे घुमा दीजिए, ये जहाज इधर की ओर उड़ रहा है, ठीक है, ये आप ऐसा समझिए। ये जहाज उड़ रहा है और इसके बीच का जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का है 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का 45 डिग्री का है। अब ये 12 सेकेंड बाद देखा जाता है कि मान लेते हैं कि जहाज यहाँ पर आ गया, सपोज दैट कि जहाज आ गया यहाँ पर 12 सेकेंड बाद। तो जैसे ही 12 सेकेंड बाद जहाज जब यहाँ पर आएगा, ठीक ना, तो इसको मिलाइएगा कि ये कितना दूरी तय किया। सबको पता है कि ये धरती है, क्षैतिज रेखा जो कि बिल्कुल समान होता है, इसको हम यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, यहाँ भी है 90 डिग्री का बनाएगा। और इस समय
ये बोला गया है कि जहाज जब यहाँ पर आएगा ना, जहाज जब यहाँ पर आएगा, जहाज जब यहाँ पर आएगा तो उन्नयन कोण जो बनाएगा वो 30 डिग्री का बनाएगा। यानी कि अब जो उन्नयन कोण होगा इस बिंदु से, ये कितने डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा। अब इसका नाम हम रख देते हैं सी, तो यहाँ पे रख देते हैं डी और यहाँ पे रख देते हैं ई। और ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये बोला गया है कि 2400 मीटर ऊपर उड़ रहा है। यार ए बी का मान जो है ये 2400 है, ए बी का मान है 2400 मीटर। तो इसी प्रकार से डी का भी मान 2400 हो जाएगा, कहा है कि ये दोनों आपस में बराबर होता है, जो कि आपको ज्योमेट्री में पढ़ना है। बहुत बढ़िया, तो ये बराबर हो गया। अब आपको जब बताना है कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 12 सेकंड का समय लिया है आने में, बट ये हमको एडी डिस्टेंस पता नहीं है। एडी अगर डिस्टेंस को पता कर ले तो फिर जय जय है। अब एडी ज्ञात कर लीजिए चाहे ईबी ज्ञात कर लीजिए, तो आप सभी को पता है कि अगर हम एडी ज्ञात करेंगे तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर ईबी या बी बोल सकते हैं। और इसको ज्ञात करने के लिए मुझे चाहिए पूरे सीई और इसमें से माइनस करना पड़ेगा बीसी, ये चीज हमको चाहिए। अब हमको पहले सी चाहिए फिर बीसी चाहिए। अच्छा, बीसी को हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं कि बीसी ज्ञात कैसे होगा, जब हमको ये लंब दिया गया है 2400 मीटर और इसके बीच में कोण है 45 डिग्री का, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सर हम tan 45 लगा लेंगे। जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप कहिए कि सर जब हम tan 45 लिखेंगे, tan 45 किस त्रिभुज में होगा, त्रिभुज एबीसी में। तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, यानी कि आप कह सकते हैं कि लंब हो गया 2400 मीटर और आधार हो गया बीसी। tan 45 का मान 1 होता है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब बीसी बराबर भी 2400 हो गया। तो बीसी का मान कितना हो गया 2400। अब हमको बी का मान पता नहीं है, तो बी का मान ज्ञात करना है तो ई से लेकर सी तक ज्ञात करना पड़ेगा। तो ई से लेकर सी तक किसका आधार हो रहा है, ये त्रिभुज डीईसी का आधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका यह मतलब हुआ कि हमको tan 30 डिग्री लेकर के चलना पड़ेगा। हमको कितना लेकर के चलना पड़ेगा, tan 30 डिग्री। सबको पता है कि tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है ईडी, ईडी को हम 2400 लिख सकते हैं। और आधार देखिएगा तो ये 2400 प्लस में बीई है, 2400 प्लस में बीई। और आप सभी को पता है कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, और ये है 2400 प्लस 2400 बटे 2400 प्लस में बी। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 2400 प्लस बीई बराबर 2400√3, यही तो होगा। फिर b को जब आप निकालना चाहेंगे तो ये 2400 उधर जाके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2400 कॉमन, ये √3 इसमें से निकलेगा, इसमें से -1 हो जाएगा। तो b का मान इतना आ गया। अब आपको b का भी मान पता चल गया कि ये 2400 इंटू √3 -1 है। अब ये मीटर में दिया गया था तो ये मीटर में ही रहेगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, बोलिए कि यस सर यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ तक क्लियर है तो अब दूरी निकालने में, सॉरी दूरी जब पता चलेगा तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस दिया नहीं गया था, हमने निकाला है 2400। यहाँ नहीं लिखते, थोड़ा सा हम इधर जगह ले लेते हैं, 2400 मीटर यहाँ पे हम जगह ले लेते हैं, ठीक है। चाल बराबर, चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय, और दूरी है कितना 2400 ब्रैकेट √3 -1, अब बटा समय है 12। ये मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको ये बात पता है। अब यहाँ से काटिएगा 6 के पहाड़ा में 6 दूना 12, 6 के पहाड़ा में 36 18, 2 के पहाड़ा में ये कट जाएगा 1200, यही ना 1200 कट जाएगा। ये 5 के पहाड़ा में और कटेगा, ये 5 के पहाड़ा में कटेगा 24 5 120 यानी 240, ये हो जाएगा गुना करके 720 इंटू √3 -1 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से भी आंसर हो सकता है, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, सी में दिया गया है। अब आप कहें कि सर इतना लंबा सवाल बनेगा,
ये तो मैंने समझाने के लिए आपको 1030 लिख करके बताया, नहीं तो आप मुजबानी भी करके बी का मान निकाल सकते थे। जैसे ही बी का मान निकालते आंसर आ जाता। ठीक है, अब सब सवाल को आप हलवा की तरह ही समझिएगा तो फिर कैसे होगा। इसमें ऐसे दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, जहाज वहाज का चित्र बनाया नहीं गया है। बाकी अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 23। दीजिए इस प्रश्न का जवाब। प्रश्न संख्या 23 में क्या लिखा गया है? किसी ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति एक समान चाल से चलती हुई कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। यदि अवनवन कोण 45 डिग्री से बदल के 60 डिग्री होने में 10 मिनट का समय लगता है तो कार कितने समय में मीनार तक पहुंचेगा? अब देखिए 45 डिग्री से 60 डिग्री बदल जाता है, तो आपको कंसेप्ट समझा चुके हैं। अवनवन कोण बोले चाहे उन्नयन कोण बोले, अरे बात तो जाएगा भाई साहब वहीं पे जहाँ पे जाना चाहिए। 45 डिग्री से 60 डिग्री, तो आप नहीं समझे कि ये 45 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। 45 से 60 हो गया, ऊपर में होता तो ये फिर नीचे में आ जाता। अब 59 से 99 बन गया। अब कहा गया है कि 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट का कार कितने समय तक मीनार तक पहुंच जाएगा? तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि सर पहले इसका रेशियो हमको बताइए। तो इसका रेशियो सबको पता होना चाहिए, ए बी और ये सी और ये डी मान लेते हैं। 60 के सामने √3 सबको पता है, 30 के सामने 1 होता है, 45 के सामने 1 होगा लेकिन √3 बनाइएगा, इधर √3 बनाइएगा तो ये हो जाएगा √3 माइनस का 1 हो जाएगा। सबको पता है यहां से लेकर यहां तक √3 होगा तो √3 माइनस 1 ये हो जाएगा। लेकिन ये बोला गया है अवनवन कोण 45 से बदलकर 60 होने में 10 मिनट का समय लगता है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो समय है ये 10 मिनट है, यानी कि √3 माइनस 1 बराबर 10 मिनट है। 10 मिनट है। तो आपको यह बताना है कि कार को ये मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहाँ तो आपको पता चल गया कि 10 मिनट का समय ले रहा है। इतना का वैल्यू 10 मिनट के बराबर 1 का वैल्यू यदि आप यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं तो समझिए कि आप इस प्रश्न को करने में बिल्कुल सफल हैं। तो आप इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा? सिंपल सा बात है कि सर अगर मुझे √3 माइनस 1 बराबर 10 मिनट दिया गया है तो आसान तरीका से यदि हम चाहेंगे तो 1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कैसे? 1 बराबर जब हम ज्ञात करना चाहेंगे तो ये 10 डिवाइड में √3 माइनस का 1, हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में √3 प्लस का 1 और नीचे में √3 प्लस का ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जब हल करेंगे 10 इंटू √3 प्लस का ये 1 और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 में से गया तो 2 हो जाएगा और 2 से ही कट जाएगा तो 5 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ जो समय लिया ये समय लिया 5 इंटू √3 प्लस का 1। अब ये दोनों समय को आप जोड़ दीजिए, दोनों समय को आप जोड़ सकते हैं। तो आप दोनों समय को जोड़िएगा तो ये 5√3 प्लस 1 आपस में गुना कर लीजिएगा, आप प्लस का ये 10 मिनट। आप कहेंगे कि सर ये 5√3 आप प्लस में, नहीं सॉरी ये 5 ना हो जाएगा जी, ये 5 हो जाएगा। 5 या 10 15, अगर हम इसमें से 5 कॉमन ले ले तो ये √3 प्लस का ये 5 इतना मिनट के बराबर हो जाएगा। ऐसा अगर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो बढ़िया, और नहीं दिख रहा है तो बढ़िया नहीं है। तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है? 15 प्लस 5√3, हमें कॉमन लेने का जरूरत नहीं है, हमको सीधा सीधा ऑप्शन ए में डायरेक्ट दिख रहा है तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन बुक वाला, जो देखिएगा तो आपका माथा दुखने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 ये रहा आप सभी के सामने। 50 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 ऊर्ध्वाधर दीप स्तंभ है। दीप स्तंभ के बीच सड़क पर एक बिंदु से, ठीक ना, दीप स्तंभ के बीच सड़क पे कोई एक बिंदु है। दीप स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। दीप स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना। ये तो और आसान सा प्रश्न है, लेकिन आप कहेंगे कि सर कैसे आसान सा प्रश्न है? तो मान लीजिए कि यह एक सड़क है, बहुत बढ़िया सर, इसके सामने भी एक यहाँ पे दीप स्तंभ है, ठीक है, इसके सामने भी दीप स्तंभ है, ठीक ना।
और सेम दीप स्तंभ जो है वो इस कॉर्नर पे भी लगाया गया है। ये वाला सेम दीप स्तंभ इस कॉर्नर पे भी लगाया गया है, यहाँ पर भी। और ये आपका जो है ये सड़क है। सड़क के किसी एक बिंदु से मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हम बिंदु डाल दिए, बीचों बीच मत डालिएगा, बीचों बीच डालिएगा तब तो ये समान आ जाएगा, ये समान हो जाएगा। जब यहाँ पे 60 डिग्री और 30 डिग्री है तो ये डिफरेंस होगा, बीचों बीच से नहीं होगा। तो इसके बीच का जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री और 60 डिग्री का है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाइए, ठीक ना, और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलाइए। बोलिए कि सर मिला दिए। मिलाने के बाद 60 डिग्री और 30 डिग्री, जिसका दिल करे 60 डिग्री इधर कर लीजिए, जिसका दिल करे 30 डिग्री इधर कर लीजिए, ठीक ना, इधर उधर कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बताना है दीप स्तंभ की ऊंचाई और 50 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर द्वीप स्तंभ है, ठीक ना। 50 मीटर चौड़ी सड़क है, तो यहां से लेकर के यहाँ सड़क का जो लंबाई है 50 मीटर है। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब एक चीज आप सभी को पता होना चाहिए। बोलिए कि सर जी क्या पता होना चाहिए? आप सभी को एक चीज पता होना चाहिए कि ये 60 है तो ये √3 हो जाएगा, ये 30 है तो इसके सामने 1 हो जाएगा ना, और ये 60 है तो ये 30 होगा तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये √3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आप कहिएगा कि सर दोनों खंभा तो समान है, तो फिर सर ये √3 तो ये 1 क्यों? ये भी √3 होना चाहिए। तो इसके अनुसार से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी √3 है तो इसको भी √3 बनाते हैं। अगर इसको हम √3 यहाँ पे गुना कर दे तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3। ये 3 है और ये 1 है, ये √3 हो गया, ये √3 हो गया, खमा समान हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो 1 और 3 4, ये 4 यूनिट का मान यानी कि 4 इकाई का जो मान है वो किसके बराबर है? तो आप कहेंगे कि सर 4 इकाई का जो मान है वो है 50 मीटर के बराबर, 50 मीटर के बराबर। लेकिन हमको इससे जरूरत नहीं, हमको जरूरत इस चीज है कि दीप स्तंभ की ऊंचाई क्या है, यानी हमको √3 का मान चाहिए। अब बोलिए कि सर 50/4 इंटू √3 कीजिए, यानी कि 50 में 4 से डिवाइड कीजिएगा 12.5 इंटू √3। इतना तो आंसर नहीं, आंसर थोड़ा सा पॉइंट में दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 12.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.732 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना के लगभग आंसर आ जाएगा? 12 ड्योरे 18, 18 से थोड़ा सा हल्का आगे होगा तो 18.65 नहीं होगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 21.65 दे देगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, 18 से आगे जाएगा, बहुत आगे नहीं जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा तो 21.65 पे आ जाएगा। करके देख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए, देख लीजिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस बुक का ये रहा आप सभी के सामने। एक चट्टान पर एक आदमी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक नाव को देखता है जो एक समान गति से प्रेक्षक के ठीक नीचे एक बिंदु पर किनारे की ओर आ रही है। 10 मिनट बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। नाव द्वारा किनारे तक पहुंचने में लगा कुल समय 30 से 60 हो गया। तो 30 से जब 60 होता है तो किस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं आप? आपको पता है ना कि जब 30 से 60 होगा तो डायग्राम इस प्रकार का बनेगा ना, इस प्रकार का डायग्राम बनता है। तो इस प्रकार का बनता है डायग्राम, ये बन गया 30 से 60 होने पर डायग्राम, ठीक है। ये 30 से 60 होने पर डायग्राम कि पहले 30 था अब 60 हो गया, अब 59 से फिर 19 में आ जाएगा ना ये, तो 30 से ये 60 डिग्री हो गया। और ये बोला गया है कि इतना हो जाता है। तो ऐसा करने में जब 30 से 60 होता है तो ये कब होता है? 10 मिनट बाद। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ का जो दूरी है तय करने में 10 मिनट लगता है। कितना लगता है? 10 मिनट। लेकिन काम इतना ही से नहीं चलेगा। ये 60 है तो ये √3 होना चाहिए, ये 30 है तो ये 1 होना चाहिए। 30 के सामने 1 होता है, 30 के सामने ये 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है।
जब √3 इधर बनाते हैं तो ये 3 हो जाता है टोटल, यानी कि ये 2 हो जाता है। अब 2 का वैल्यू 10 मिनट है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 मिनट। बोलिए कि यस सर। ये रेशियो पता है ना, 30 और 60 में, ये √3, ये 1 और ये 2, 2 बराबर 10 मिनट, 1 बराबर 5 मिनट। अब यहाँ से नाव यहाँ तक अगर चलेगा मीनार तक, तो 10 और 5 कुल मिलाकर के 15 मिनट का समय लग जाएगा। तो कितना ज़्यादा समय लगा, मात्र 15 मिनट। सॉरी, ज़्यादा नहीं, टोटल समय कितना लगा, 15 मिनट। तो आप मुझे बताइए, इस सब प्रश्न को करने में कोई ज़्यादा समय लगने वाला है क्या? जब आप तरीका सीख लिए, कंसेप्ट सीख लिए, अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इस प्रकार के प्रश्न में। तो फाइनली मैं एक बार आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि सभी चैप्टर को हम एक एक करके कंप्लीट कर ले बेहतरीन तरीका से, तो हम एक ही बात कहेंगे कि किताब अगर खरीद लिए हैं तो किताब के भरोसे मत बैठिए। किताब के भरोसे यदि आप बैठ रहे हैं, ठीक ना, किताब के सॉल्यूशन के भरोसे, तो आपका रिजल्ट रोकने में आपका ही ज़्यादा हाथ रहेगा। तो इसका जो क्लास है वो एप्लीकेशन पे चलेगा, पूर्णतः क्लास चलेगा, एक एक प्रश्न का चलेगा। 399 इसका प्राइस कम से कम होना चाहिए था, अगर कोई भी मास्टर इसका सोल्यूशन करवाएगा तो। पहली बात कि कोई करवाएगा ही नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, कोई नहीं करवाएगा, ठीक ना। प्रश्न का लेवल देकर के कोई नहीं करवाएगा। कम से कम इसका फी 399 ऑनलाइन में होना चाहिए, कितना भी कम तो इतना होना चाहिए। लेकिन हम आप सभी के लिए इसका जितना जल्दी संभव हो क्लास को ज्वाइन कीजिए, एक एक प्रश्न का सोल्यूशन देखिए। ग्रुप डी एनटीपीसी आपके लिए तो फिर हलवा हो जाएगा, हलवा, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप आरकेपी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, इस प्रकार के लोगों में मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिएगा आरकेपी, डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या है, किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक ना। किसी भी प्रकार की समस्या होगा तो आप इस नंबर पे 77630 एंड 23405 पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।